Good afternoon, everyone. So, good afternoon, everyone. Let me see your doubts. स्मोक टावर एयर पोल्यूशन में आंसर डाउट, क्या डाउट है दोस्त? हाँ, तो ये स्मोक टावर का करंट अफेयर्स का वीडियो है. क्या डाउट है इसमें? पिक दिस डाउट. क्या है डाउट? यू कुड नॉट मेंशन द डाउट. अच्छा, 2800 लोगों ने भी देखा है. क्या है इसमें? पिक द डाउट्स. अप्रोच ऑफ बायोलॉजी 989 व्यूज. अच्छा, आप मुझे दिखा रहे हो कि 989 लोग थे. अच्छा, गुड गुड. अभी बात करता हूँ, एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ. 2.8 के व्यूज. अच्छा, ओके, अंडरस्टूड. एक मिनट, मुझे पानी ले लेते बैठे हैं. एक मिनट, आप कनेक्ट जाओ फटाफट. एक मिनट. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. मतलब अगर मैं 11 बजे तक होता तो 1000 बच्चे आ जाते. ओके, बहुत से बच्चों, बिंदु से बच्चों. व्हाट? अच्छा, ओके. Somebody has raised the hand like yes. Okay, fine. No queries you people have. किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है. आज बायो वाली क्लास. I joined today, sir. I did not knew you joined the platform. Okay, fine. मुझे लगता है कि आज you people are more in numbers today in this live classes. है ना? मुझे लगता है आज आप ज्यादा होंगे. कल मैंने बायोलॉजी की क्लास ली थी तो शायद आप में से कुछ लोग बढ़ गए होंगे आज. And they knew like yo. Okay, fine. आज आप कितने बच्चे हो? How many of you are listening my classes? क्योंकि यहाँ मेरे पे शो नहीं होता है. Okay. So how many of you are listening my classes today? 112. Okay, 112 people are listening my classes today. Okay, fine. Okay, so we people were talking about 106 बच्चे हैं. अच्छा, 112. Okay. Many are unaware that you are on the Unacademy. अंजलि. तो बच्चा इसीलिए मैंने बोला ना that biology वगैरह जो मैं आ रहा हूँ that you people can access there कि I'm on Unacademy. ये चीज 127 है. ओके, मैं आपको बताऊँ एक्चुअल में एक प्रॉब्लम क्या है. मैं आपको बताऊँ एक्चुअल में लिटरली द पीपल आर नॉट बिलीविंग कि मैं Unacademy पे क्लासेस लेता हूँ. ओके, ये बात सही है. इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम टेकिंग द क्लासेस ऑन Unacademy. ठीक है, ये बात सही है. ओके, इट्स ट्रू. ओके, सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जस्ट आई वांटेड अराउंड 1000 स्टूडेंट्स इन द लाइव सेशन लास्ट डे और हम 987 तक पहुंच गए थे. तो इट वाज सो मच मतलब एप्रीहेंसिव बट कमिटमेंट इज कमिटमेंट. हम 1000 तक नहीं पहुंचे थे. ओके, सो इसलिए मैं आपको बायोलॉजी की क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस में आऊंगा वो आई ट्राई टू कम फ्रॉम द 1 जनवरी आज 2 जनवरी. ठीक है, 1 या 2 जनवरी से नए साल का रेजोल्यूशन है. ठीक है, लास्ट नए साल का रेजोल्यूशन है. ठीक है सर, बच्चे बिलीव नहीं करते, बोलते हैं सच्ची में मैकग्रा हिल वाले सर अनअकैडमी पे. हाउ मेनी टोटल क्लासेस ऑफ बायो सर? आदित्य, बायो विल टेक टाइम. बायो लंबा है, उसमें टाइम लगेगा. ओके, अगर आप लिटरली अच्छा पढ़ना चाहते हो तो डोंट बी हरी. ओके, डोंट बी हरी, है ना. बायो में टाइम लगेगा. बायो भी ऐसा नहीं है. और मैं जो कवर कर रहा हूँ बायो में आपको बता दूं कि आपके बाद जो बायोलॉजी में मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, आफ्टर इट जो मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने कल एक बात बोला था, अगर आप क्लर्क लेवल से लेके आईएएस तक का लेवल पर पेपर जाते हो, है ना, आईएएस लेवल तक का पेपर जाते हो, सारा ही कवर हो जाएगा. हाँ विकास, मान के चलो कि 30+ सेशन जाएगा. ओके, एंड आई हैव प्लान टू टेक अराउंड 1 आवर्स क्लासेस. 1 से 2 आवर्स के बीच में मैं क्लास लूंगा. किसी दिन 1 घंटे, किसी दिन 1.5 घंटे, किसी दिन 2 घंटे, ऐसे चलेंगे. देखो, इफ यू वांट हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई ज्वाइन द सेशन विद आइदर मुनाल सर और प्रतीक सर. नहीं ज्वाइन करना मुझे, डोंट वरी. आई डोंट हैव एनी ऑफ इट. मेरे पास यही हो जाएंगे. ठीक है प्रिया, मैंने ना कल एक लेक्चर ले लिया था. ओके, कल मैंने एक लेक्चर ले लिया था. तो बायोलॉजी का पहला लेक्चर हो गया है. गॉट इट? बायोलॉजी का पहला लेक्चर हो गया है. आई होप यू पीपल रिमेंबर.
बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर जो होगा, आई थिंक सो आई स्टार्ट टू टेक योर क्लासेस मे बी जस्ट 2 जनवरी ऑनवर्ड्स, है ना, 2 जनवरी ऑनवर्ड्स मैं आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करूंगा। ओके, अब उसका सेकंड लेक्चर होगा जो, अब वहां से फिर आई विल स्टार्ट विद द रेगुलर मैनर। अब आप जितने बच्चों को जोड़ सकते हो आप जोड़ लेना, यू हैव एटलीस्ट 5-6 डेज, यू हैव एटलीस्ट 5-6 डेज। ओके, वी पीपल हैव अ टाइमिंग जो होगी दैट विल बी ओनली 9 ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये टाइम मेरा हमेशा फ्री होता है, तो 9 ऑनवर्ड्स। ओके, 9 ऑनवर्ड्स से ऐसे यार नेट का भी जो साइंस आती है ना, बायोलॉजी वाला पार्ट, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओके, चलो। और तुम लोग को मैंने बोला है कि मेरे इंस्टा पे रहना, ठीक है, Ravi_P_Aghari, ठीक है, और एक मेरा Ravi P Aghari 1 करके एक फेसबुक पेज है, इन 2 जगह पे भी रहना, क्योंकि मुझे बाद में लगता है कि सोशल मीडिया स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गया दुआ सलाम, ठीक है। कितने स्टूडेंट हो गए टोटल आज? आई थिंक दे शुड इंक्रीज द नंबर्स। ओके, फाइन, इवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड इंक्रीज टुडे, है ना। आई थिंक 150 के आसपास होना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक और ये बता दो कि कितने बच्चे हिंदी मीडियम हो, कितने बच्चे इंग्लिश में। हिंदी वाले मुझे ए ऑप्शन देंगे, हिंदी वाले मुझे ए लिखेंगे और इंग्लिश वाले बी लिखेंगे पोल में, और फिर हम जय गणेश श्री गणेश शुरू करते हैं ना। चलो स्टार्ट। ओह माय गॉड, आज हिंदी के बच्चे ज्यादा हैं, हिंदी के बच्चे आज ज्यादा हैं। प्रत्युषा करके द्रव संबंध, है ना, प्रत्युषा करके किसी बच्ची ने मेरे को लिखा था कि सर थोड़ा सा हिंदी में ज्यादा बोलो, है ना, ठीक है, 10% इंक्रीज। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑन द परसेंटेज ऑफ नंबर्स आई ट्राई टू इंक्रीज द हिंदी। ओके, चलो। वैसे मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, ये चीजें आप किसी से बोलना नहीं। ओके, सो डोंट से टू एनीवन दैट, है ना, कि मतलब मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती, ठीक है, बस काम भर का होता है। आई एम नॉट सो मच, मतलब आपके लेवल का नहीं हूँ। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट विद द साइंस। अच्छा, ये लास्ट में कितने बच्चे हो, एक बार मुझे नंबर लिख दो, क्योंकि मेरे को यहाँ ना कुछ डेस्क में मेरे वाले ऑप्शन में नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? बोल नहीं, कितने बच्चे हैं जो भी सुन रहे हैं, नंबर बताओ, मुझे पता नहीं चलता अभी अभी अभी। अच्छा, नहीं दिखता, चलो ओके फाइन, मैं बात करता हूँ। अच्छा, कल प्रीवियस लेक्चर में व्हाट वी हैव सीन, हम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको बेसिक करा दिया था, कंपैरिजन बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन। जरा एक बात हम आपसे पूछते हैं, ये बताओ, है ना, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में, है ना, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में, ओके, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन है, इसमें 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 ज्यादा एनर्जी किसके पास है, ज्यादा हीट और एनर्जी कौन जनरेट करता है? ठीक है अंजलि बेटा, तुम यू राइट हो। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो ज्यादा हीट और एनर्जी जनरेट करता है, एक्सीलेंट, इट जनरेट मोर हीट और एनर्जी। और फ्यूजन जो होता है वो कम हीटर, यानी इसको जो विखंडन हम कहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों, विखंडन। अच्छा, इसको ना नाभिकीय विखंडन बोलना, कभी परमाणु विखंडन मत बोलना, गलत होता है। और ये नाभिकीय संलयन है, परमाणु संलयन मत बोलना, ठीक है, काफी लोग हिंदी में लेते हैं, गलत है। अच्छा, दूसरी चीज बताओ कि किस प्रोसेस में विखंडन और संलयन, फ्यूजन और फ्यूजन में अगर हम बात करें तो किस केस में न्यूक्लियर वेस्ट ज्यादा बनते हैं? टेल मी, न्यूक्लियर फ्यूजन में वेस्ट होते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा वेस्ट होते हैं? इन विच केस है मोर न्यूक्लियर वेस्ट? तो यू पीपल राइट, न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो नाभिकीय अवशिष्ट बोलते हैं ना, हिंदी में अपशिष्ट बोलते हैं, अवशिष्ट बोलते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट ज्यादा जनरेट करता है, ठीक है। और न्यूक्लियर वेस्ट होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, दैट यू पीपल नो वेरी वेल। ओके, इसमें न्यूक्लियर वेस्ट होता है, दोस्त पीपल नो वेरी वेल। और न्यूक्लियर फ्यूजन में जो होता है न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे सेफ है, हीट ज्यादा निकलना है। लेकिन एक प्रॉब्लम जिसे मैंने कल बोला था, यू जस्ट टेल मी, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन हर मामले में अच्छा है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द न्यूक्लियर फ्यूजन? ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द न्यूक्लियर फ्यूजन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, ग्रेट। ओके, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। ओके, अब आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब हम आपसे बात करते हैं, इसके बाद हम लोगों ने, अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, डू यू रिमेंबर इक्वेशन? एवरीबॉडी रिमेंबर इक्वेशंस? न्यूक्लियर फिजन के इक्वेशन एवरीबॉडी रिमेंबर? ठीक है, यूरेनियम को न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में तोड़ा था, बेरियम बना था, क्रिप्टॉन बना था, 3 न्यूट्रॉन बना था, प्लस हीट और एनर्जी बनी थी, ठीक है। पर एक चीज याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो ब्रेकडाउन ऑफ यूरेनियम है ना, ये कई तरीके से टूट सकता है, और ये नहीं कि सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने जो मैंने कल आपको रिएक्शन में दिखाया था, यहाँ पर और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कहीं आप कोई न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन देख रहे हो जहां यूरेनियम को तोड़कर कुछ और रिजल्ट आ रहा हो, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि यहाँ पे हो सकता है। डोंट वरी, रवि सर ने जो बोला वो फिक्स हो गया, ब्रह्मा जी की लकीर हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैंने लिखाया वो सही है, और उसी एक को हम लोग मानकर सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जो कि हमारी अगली हेडिंग है, और जिस टॉपिक को लेकर आज मैं आया हूं, ये टॉपिक लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और मजा आएगा। एक चीज और बताना, न्यूक्लियर एनर्जी को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, बस बोल दो कौन कौन सा यूज हो सकता है, किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। इन हाउ मेनी टाइप्स वी कैन यूज न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं?
ठीक है राहुल, यू एब्सोल्युटली राइट। हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, पहला होता है फिजन और दूसरा, सॉरी, पहला होता है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है एटम बम। एब्सोल्युटली राइट, एक कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए और डिस्ट्रक्टिव यूज के लिए। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम दोनों एस्पेक्ट में देखेंगे। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी को हम दोनों एस्पेक्ट में देखेंगे। और वीडियो पे आप क्लास लेक्चर शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप में से किसी ने यहाँ पर ईस्ट का लेक्चर मेरा सुना है जो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है? ईस्ट आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट किसी ने सुना है? ठीक है, उसके लिंक को यहाँ शेयर करो, उसको मैं पिन करूंगा अभी, क्योंकि वो सबको देखना है आफ्टर द क्लास। उसको यहाँ पे शेयर करो, उस यूट्यूब वाले पिक्चर को। बाइलिंगुअल वाला भी होगा वहां पे, बाइलिंगुअल वाला भी होगा, बाइलिंगुअल वाला भी होगा, प्लस वहां पे एक हिंदी वाला भी होगा, शुद्ध बाइलिंगुअल और इंग्लिश वाला ना। उसको जरा यहाँ पे शेयर करो, उसको मैं यहाँ पे पिन करूंगा, क्योंकि वो चीज जो मैंने वहां पढ़ाई है, व्हाई नॉट यू पीपल फॉलो दैट। मैं क्यों आपका टाइम बर्बाद करूं, अपना करूं। ओके चलिए, उसको यहाँ पे शेयर करो, इस पे शेयर करो, मैं उसको पिन कर दूंगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट कौन कौन से शेयर करना है? जो एक आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट वाला चाइना ने जो ईस्ट किया है ना, ईस्ट, उस वाले को शेयर करो, उसकी इंग्लिश है ना, जो बाइलिंगुअल है उसकी एक हिंदी। सुबह देखा है, ठीक है। ओके, अब यू स्टार्ट। हमने थोड़ा सा माहौल बना लिया कि हम जिस एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग न्यूक्लियर फिजन के बेस पे पढ़ने जा रहे हैं। और एनर्जी जो होती है दो तरह से जनरेट होती है, फिजन और फ्यूजन, ये भी हमने देख लिया। अब चलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम। चलो, सो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो भारत का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम, भारत का नाभिकीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम, ठीक है, भारत का नाभिकीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब सुनना, एक्चुअल में हाँ आ गया, लेट मी चेक, आ गया। ओके, आपने दोनों जगह दे दिया, ग्रेट। पिन कैसे करते हैं, 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 लेट मी ट्राई। सोनू ने भेजा, पिन कैसे करते हैं जल्दी में यार, आप पिन कर सकते हैं क्या? ओनली यू कैन शेयर अ पिन, मुझे दिख नहीं रहा पिन कहाँ से करेंगे, पिन का ऑप्शन कहाँ है? रुक जाओ। ओहो, जो शेयर का जो पिन करना आप टाइप मत करो, मैं पिन नहीं कर पा रहा हूँ। पिन कैसे करते हैं? ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे, पिन कैसे करते हैं? ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है ये? व्हाट इज द क्वेश्चन? पता नहीं क्या ये क्या है? 13 कमेंट लिखे हैं लोगों ने। ओके चलो, मैं समझ नहीं आ रहा सब क्या है। ठीक है चलो, ओके फाइन। आप जो मैसेज करेंगे केवल, अच्छा ओ सॉरी, जस्ट मिनट, सॉरी बच्चों, थोड़ा मेरे को पता है मेरे से आप लोग गुस्सा कर रहे होगे, आप लोगों का काफी टाइम मैं किल कर रहा हूँ, नया होने से मुझे ज्यादा पता नहीं है। ओके जस्ट मिनट, मैं जो एक मिनट रुक जाओ, कुछ टाइप मत करो। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया सारे? वो जो लिंक जो था सोनू ने एक भेजा था, दोनों था शायद, हिंदी इंग्लिश दोनों था। वेयर इज दैट? सोनू जरा बेटा एक बार भेजना, दोनों एक साथ जोड़ के जो भेजा था भेजना, तो कॉपी करके उसको पेस्ट कर लो। ओके जस्ट इसको कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पेस्ट है। एक मिनट ना, ये पेस्ट हो गया, और एक दूसरा वीडियो यहाँ पे, ये हाँ हो गया, मैं अंडरस्टैंड, मैं समझ गया क्या करना है। ठीक है, आप मुझे मत समझाओ, एक मिनट मजे ले लो मेरे, ज़्यादा कुछ आता नहीं है मुझे, देखो फंस गया मैं इन्हीं के चक्कर में भी। ये दूसरा हो गया, ठीक है, और ये हो गया दूसरा, एक ये हो गया, इसको मैंने पिन कर दिया। ठीक है चलो, ओके थैंक गॉड। हम लोग बात करें न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ओके देखो, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया में क्या है? ठीक है, प्रोग्राम ऑफ इंडिया में क्या है? इस प्रोग्राम को जो बनाया है वो होमी जहांगीर भाभा ने बनाया है ना। हु मेड इट? होमी जहांगीर भाभा। तो भारत का जो नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम है किसने बनाया? होमी जहांगीर भाभा ने बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, भाभा मेड न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर 3 स्टेजेस, है ना, लिख लो। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज मेड अप बाय होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। अब यहीं पे बता दूं, होमी जहांगीर भाभा मेड 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इसको लिखो इंग्लिश वालों, होमी जहांगीर भाभा मेड 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है ना, होमी जहांगीर भाभा ने भारत का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों वाला बनाया, हिंदी में 3 चरणों वाला बनाया, इंग्लिश में 3 स्टेजेस वाला बनाया। ठीक है, अभी स्टेजेस क्या है जरा देखना। पहला स्टेज मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेज। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ यू एवरीबॉडी राइट डाउन। ठीक है, ये जरूरी है। पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में हम लोग बात करेंगे जैसे फ्यूल के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मॉडरेटर के बारे में बात करेंगे। एक बार मैं हिंदी बता देता हूँ, डोंट वरी, है ना। मॉडरेटर के बारे में बात करेंगे, फिर कूलेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर विल टॉक हियर अबाउट द रिएक्टर, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्यूल को हिंदी में ईंधन कहते हैं। ठीक है, ईंधन कहते हैं, हिंदी में एक बार लिख रहा हूँ। मॉडरेटर को मंदक कहते हैं,
कूलेंट को शीतलक कहते हैं, है ना। रिएक्टर को रिएक्टर ही कहा जाता है, ठीक है, रिएक्टर को रिएक्टर ही कहा जाता है। हिंदी में से आप परमाणु भट्टी भी कह सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स अ न्यूक्लियर रिएक्टर, जब मैं आगे बताऊंगा। तो ये 4 चीजें हैं जिन पर होकर ये स्टेजेस हम लोग को पढ़नी है। तो क्या क्या हो गया दोस्त? फ्यूल हो गया, मॉडरेटर हो गया, कूलेंट हो गया, रिएक्टर हो गया। हिंदी वाले अपना देख लो, बट आई विल स्पीक फ्यूल, रिएक्टर, मॉडरेटर एंड कूलेंट्स। लेटर ऑन द सेकंड स्टेज ना, इन सबके सामने एक एक लाइन में कुछ कुछ लिखना है। सेकंड स्टेज में भी ऐसे ही फ्यूल होगा, ऐसे ही मॉडरेटर होगा, ऐसे ही कूलेंट होगा और ऐसे ही रिएक्टर होगा। सिमिलरली जब हम थर्ड स्टेज पे जाएंगे, थर्ड स्टेज में जाएंगे, थर्ड स्टेज में भी आपको फ्यूल मिलेगा, मॉडरेटर मिलेगा, कूलेंट मिलेगा और रिएक्टर मिलेगा। ओके, सो फ्यूल मिलेगा, मॉडरेटर मिलेगा, कूलेंट मिलेगा और रिएक्टर मिलेगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, इनके सामने लिखो, ठीक है, कौन से फ्यूल, कौन से मॉडरेटर, कौन से कूलेंट, कौन से रिएक्टर होते हैं, ये जरा समझना है आपको। ओके, ये जरा आपको समझना है। ओके एवरीवन, ओके, ये जरा आपको समझना है। ये देखो होता क्या है। फ्यूल जो होता है, ठीक है, फ्यूल जो होता है फर्स्ट स्टेज में, कौन सा फ्यूल होता है आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज में यू मस्ट हैव टू राइट द फ्यूल नेम, दैट इज कॉल्ड यूरेनियम। पहली चरण में जो ईंधन होता है वो यूरेनियम होता है। द्वितीय चरण में जो ईंधन होता है वो एक्चुअल में प्लूटोनियम होता है, वो प्लूटोनियम होता है। और थर्ड स्टेज में जो फ्यूल होता है उसे हम दोस्त थोरियम कहते हैं, ठीक है। तो जो मैं लिख रहा हूँ जस्ट नोट डाउन, उसे हम थोरियम कहते हैं पहले स्टेज में। और मैं जो लिख रहा हूँ वो वही लिख रहा हूँ जो भाभा ने बोला था। लेकिन आज के टाइम में इफ यू सी गाइस, तो व्हाटएवर द भाभा टोल्ड अस ना, जो भाभा ने बोला था उसमें काफी चेंजेस हैं। तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैं लिख रहा हूँ भाभा के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी समय के साथ उसमें कुछ चेंजेस करूंगा। काफी यूपीएससी के क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। मॉडरेटर और कूलेंट्स में आते हैं, मॉडरेटर और कूलेंट्स में आते हैं। मॉडरेटर और कूलेंट जो होते हैं, ठीक है, मॉडरेटर और कूलेंट जो होते हैं, ध्यान रखना, यहां पर एक्चुअल में भाभा ने कहा कि हैवी वाटर को यूज किया जाएगा। हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O, हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O, ठीक है। D2O का एक्चुअल में हम केमिस्ट्री में ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग फुल फॉर्म में ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ओके, दिस इज द ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, और आगे बढ़ते हैं, सुनो, जो रिएक्टर होता है हम लोग जो यूज करते हैं पहले स्टेज में, जो भाभा ने भी बोला था, वो PHWR है। PHWR का मतलब होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसको हम लोग कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, है ना। इसको हम लोग कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर। हिंदी में भी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ही रहता है। ओके, हिंदी में भी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ही रहता है, ये ध्यान रखना। ओके, अब सुनो, जो मॉडरेटर सेकंड स्टेज में होता है, अब यहाँ पे देखना, रेयरली यूज होता है, ऐसा कहते हैं यहाँ पे मॉडरेटर जनरली यूज करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्या होती है, सब आगे बात करेंगे। कूलेंट जो होता है सेकंड स्टेज में, वो लिक्विड सोडियम होता है। सोडियम का फार्मूला Na होता है, शायद आप जानते हो कि द्रवित सोडियम हिंदी में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चुपचाप लिखे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत सारे आपको चीजें आने वाली हैं। 2019 के मेंस के पेपर में भी आपका क्वेश्चन रहा है, हाउ द न्यूक्लियर एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड राइट ऑन इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। ये क्वेश्चन 2019 के मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है। आज पूरा का पूरा 2 घंटे में आपकी न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाएगी। मॉडरेटर, ओके, मॉडरेटर रेयरली यूज होता है, RARELY, मतलब यहाँ पर ज्यादातर प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। यहाँ सेकंड स्टेज में जो मॉडरेटर होते हैं ज्यादातर प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। जो सेकंड स्टेज में कूलेंट होता है, शीतलक होता है, वो लिक्विड सोडियम होता है, द्रवित सोडियम होता है। रिएक्टर जनरली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ब्रीडर वाले रिएक्टर यूज किए जाते हैं, दिस इज द ब्रीडर रिएक्टर। यहाँ पर हम लोग ब्रीडर रिएक्टर यूज करते हैं, जस्ट राइट डाउन, यहाँ पर हम लोग ब्रीडर रिएक्टर यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग ब्रीडर रिएक्टर यूज करते हैं। ओके एवरीवन, थर्ड स्टेज में जो मॉडरेटर है, बताइए थर्ड स्टेज में मॉडरेटर क्या होता है। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द थर्ड स्टेज मॉडरेटर, एनीवन? ओके, एनीवन, व्हाट इज द मॉडरेटर इन द थर्ड स्टेज? ओके, सो मॉडरेटर जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि थर्ड स्टेज में जो मॉडरेटर होते हैं वो एक्चुअल में लाइट वाटर होते हैं, ठीक है, वो लाइट वाटर होते हैं। लाइट वाटर का मतलब होता है डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर का मतलब होता है दोस्त कि अगर हम पानी में से मिनरल खत्म कर, जैसे ये देखो, ये मेरे पास कहाँ गया बॉटल, नहीं गया, ओह लेके नहीं बैठा मैं, चलो ठीक है, देखता हूँ। पानी की बॉटल अगर मेरे पास होती है तो हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, इसीलिए देखो बिस्लरी लिखो तो मिनरल वाटर दे दो, मिनरल वाटर। लेकिन हम अगर करें, अगर हम मिनरल एलिमेंट्स को उसमें से निकाल दें तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, डीमिनरलाइज्ड वाटर। एवरीबॉडी का क्या हो जाएगा, डीमिनरलाइज्ड वाटर। और डीमिनरलाइज्ड वाटर को ही हम क्या कहते हैं, लाइट वाटर या हल्का जल, हिंदी वाले हल्का जल। कूलेंट जो भाभा ने बोला कि हम D2O यूज करेंगे। D2O का मतलब होता है हैवी वाटर प्रयोग में लाएंगे। ओके, D2O यूज करेंगे मतलब क्या यूज करेंगे, हैवी वाटर प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। और जो रिएक्टर है यहाँ पर, उसका नाम है ब्रीडर रिएक्टर। चलिए फटाफट लिखिए, फिर मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ फैक्ट दिया जो भाभा ने बोला, पर फिर मैं कह रहा हूं कि आज ये चीजों में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, ठीक है। आज इन चीजों में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, ठीक है। फटाफट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यू पीपल हैव रिटन एंटायर थिंग। नहीं, डिस्टिल वाटर दूसरी चीज होती है, अब मिनरल वाटर यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। ओके डन। ओके, सो अब देखो, असल में थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा जुड़ के रहना, ठीक है, और ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देना, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो, जानो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, अगर जैसे कुछ किताबें होती हैं जो यूपीएससी के लोग पढ़ते हैं, जैसे इंडिया बुक, काफी लोग पढ़ते हैं इंडिया बुक, तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो भी आपको थोड़ा जानना होता है। उस जब इंडिया बुक में जब एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें मिलेगा कि होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था।
उसके बारे में ये जो चीजें मैंने लिखी ना, स्टेजेस वगैरह, ये आपको वहीं से लिया है, क्योंकि भाभा की बात जो भाभा ने बोला था उसका रिकॉर्ड और रिस्पेक्ट हर कोई करेगा। जब भी हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में भाभा से ही स्टार्ट होगा, भाभा से ही स्टार्ट होगा, ये पेपर रिमेंबर। इसलिए पहले मैंने भाभा के बारे में बताया, लेकिन एक चीज आपको समझना, अच्छा कहीं फ्यूल का यूज होता है, कहीं मॉडरेटर का यूज होता है, कहीं कूलेंट का यूज होता है, कहीं रिएक्टर का यूज होता है, और फिर इन्हीं के बेसिस पर हम पावर जनरेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब हम जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा फ्यूल होता है, एवरीबॉडी नो। यहाँ पर यूरेनियम होता है, यहाँ पे थोरियम होता है, यहाँ पे प्लूटोनियम होता है, ये फ्यूल होते हैं जिनका हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग फ्यूल पर जाएंगे, जब तीनों चरण के फ्यूल पढ़ लेंगे उसके बाद मॉडरेटर पर जाएंगे, कूलेंट पे जाएंगे, रिएक्टर पे जाएंगे, और साथ साथ जो यूपीएससी के क्वेश्चन आए हैं ना, चाहे वो प्रीलिम्स के आए हो चाहे वो मेंस के आए हो, वो भी लगाते जाएंगे। तो जो भी प्रीलिम्स और मेंस से क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी लगाते जाएंगे, ये पेपर रिमेंबर। ओके एवरीवन, वो भी लगाते जाएंगे, ये पेपर रिमेंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट फर्स्ट विद द फ्यूल गाइस, स्टार्ट फर्स्ट विद द फ्यूल। चलिए हेडिंग डालिए, फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन। हिंदी वाले बच्चों आप हेडिंग डाल दीजिएगा ईंधन। आपकी संख्या यहाँ बढ़ रही है, इट्स गुड। मतलब मुझे लगता है कि हिंदी के बच्चे इधर काफी बढ़े हैं, जस्ट फ्रॉम फ्यू डेज। ओके गुड, बढ़ाओ, जितने लोग बुलाना ले आओ, एक ही साथ ले आओ, यहाँ खत्म हो जाएगा एक ही साथ, नहीं तो फिर वो मार्च अप्रैल में जब बैच होगा साइंस टेक का, आप लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कम हियर। फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन। देखो अब हम यहाँ पे पहली बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के फ्यूल की बात करें। यहाँ हमने हेडिंग डाला फर्स्ट स्टेज फ्यूल, पहले चरण का ईंधन। फर्स्ट स्टेज फ्यूल, पहले चरण का ईंधन। अब बताओ पहले चरण का ईंधन आपने क्या देखा था? एवरीबॉडी हैव सीन यूरेनियम। अब हम आपको थोड़ा कहानी की तरफ लिए चलते हैं। 1789 का टाइम होता है, 1789 का टाइम होता है 1789, और 1789 में होता क्या आपको बताऊं? 1789 में सी गाइस, 1789 का टाइम होता है, 1789 में एक केमिस्ट्री का साइंटिस्ट होता है जो जर्मनी का होता है, उसका नाम होता है मार्टिन क्लैपरोथ। क्या नाम होता है? मार्टिन क्लैपरोथ। तो 1789 में एक साइंटिस्ट होता है जिनका नाम है मार्टिन क्लैपरोथ। मार्टिन क्लैपरोथ साहब क्या करते हैं 1789 में, है ना, जर्मनी के होते हैं, केमिस्ट्री साइंटिस्ट होते हैं, ये यूरेनियम को ढूंढते हैं। यानी यूरेनियम की खोज में इसी शख्स का नाम आता है मार्टिन क्लैपरोथ। मार्टिन क्लैपरोथ ने यूरेनियम को पिच ब्लेंड के अंदर पाया, पिच ब्लेंड के अंदर, पिच ब्लेंड, तो पिच ब्लेंड के अंदर मार्टिन क्लैपरोथ ने यूरेनियम को पाया। और ये पिच ब्लेंड जो है एक तरह का यूरेनियम ओर बोल लीजिए, इसी के अंदर यूरेनियम मौजूद था, जिसको आप हिंदी भाषा में अयस्क बोलते हैं। ये क्या था? ये एक तरह का यूरेनियम ओर है। होता क्या यहाँ पे समझना दोस्त, असल में क्या होता है, ये जो यूरेनियम ओर है ना, यूरेनियम अयस्क है, इसके अंदर इन्होंने कुल 6 तरह के आइसोटोप्स देखे थे। इन्होंने देखा इसके अंदर कुल 6 तरह के यूरेनियम आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के समस्थानिक हैं, जो पिच ब्लेंड के अंदर मौजूद हैं। तो जो पिच ब्लेंड इन्होंने ढूंढा, जिसके अंदर यूरेनियम ढूंढा गया, एक्चुअल में इस पिच ब्लेंड के अंदर यूरेनियम के 6 आइसोटोप्स थे। और पता है उसका नाम इन्होंने यूरेनियम क्यों रखा था? क्योंकि एक्चुअल में जो इन्होंने यूरेनियम पाया पिच ब्लेंड के अंदर, वो दिखने में यूरेनस की तरह था। यूरेनस समझते हो? एक ग्रह है यूरेनस, है ना, समझते हो? ठीक है, अरुण बोलते हैं हिंदी में उसको, है ना, अरुण बोलते हैं। तो एग्जैक्टली, और ये दिखने में यूरेनियम की तरह था, इसलिए, है ना, यूरेनस की तरह था, इसी को यूरेनियम बोला गया। तो नाम कहीं ना कहीं जो नॉमेनक्लेचर है इसका, वो यूरेनस से ही आया, पर उसका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यूरेनियम और यूरेनस मिलता जुलता क्यों है, क्योंकि उसी के कुछ समय पहले जब यूरेनियम ढूंढा गया था, यूरेनस प्लैनेट की खोज हुई थी, और दिखने में बिल्कुल ये वैसा ही दिखता था, इसलिए उस समय बड़ा पॉपुलर भी हुआ था यूरेनस जब वो ढूंढा गया था। 1789 की बात कर रहा हूं दोस्त। ठीक है, अब सुनो, अब बात होती है ये जो पिच ब्लेंड के अंदर जो 6 तरह के यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? देखो इनके बारे में थोड़ा जानना है। देखो एक तो होता है 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238। दूसरा होता है यूरेनियम 92 235। तीसरा होता है यूरेनियम 92 234। चौथा होता है यूरेनियम 92, है ना, सॉरी एक मिनट, है ना, ये इतना ही जानना है, इतना ही जानना। तीन हो गए। चौथा हो गया तुम्हारा कौन? डैश डैश डैश। पांचवा हो गया कौन? डैश डैश डैश। छठवां हो गया कौन? डैश डैश डैश। तो ये मिला के आपके टोटल 6 यूरेनियम आइसोटोप है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कितने यूरेनियम आइसोटोप्स होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं? इस 6 आइसोटोप्स में होते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 और डैश 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 डैश। ये मिला के कुल 6 आइसोटोप्स हैं जो पिच ब्लेंड के अंदर मिले। अब आप मेरे से पूछोगे सर 6 आइसोटोप्स है तो फिर आपने 3 क्यों लिखे? असल में आपको बताऊं 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 3 ही हर जगह लिखा गया है। एक्चुअली जो आप मेरी बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक के जो कंटेंट हो, मैंने जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने जब रिसर्च वगैरह किया था, हम लोग के पेपर्स पब्लिश होते थे किसी अच्छे इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स में, तो मैं वहीं से कंटेंट्स लेकर आपको एग्जाम के साथ जो अनुरूप होता है वहीं से लाके देता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं बुक जरूर पढ़ना प्लीज। ओके, और बाकियों को भी बताना, जब आप बुक पढ़ोगे ना तो योर लॉजिक विल बी ओपन। यार अभी तक मैं पढ़ के आ रहा था और एक्चुअल में यूपीएससी पूछ के आ रहा है, क्योंकि बुक में वही लिखा गया जो एक्जैक्टली इट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी। और अब आप में से काफी लोग समझ भी चुके हैं सर, लिटरली सर जैसा एग्जाम में आ रहा है उतना ही काम कीजिए, बुक में भी लिखी गई है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ठीक है, चलिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने मित्रों को भी बोलेगा जो बच्चे लिटरली यूपीएससी दे रहे हैं या सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे बोलेगा उस बुक को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, उसे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं पढ़ने के बाद। होगा बिल्कुल होगा। आप लोग जानते हो क्या हो, आप लोग अब ना साइंस एंड टेक के कंसेप्ट समझते हो, मतलब जो साइंस एंड टेक में जो चीजें समझने वाली होती है ना, अब वो समझते हो। पहले क्या करते थे आप लोग पता है? आप लोग सिर्फ साइंस एंड टेक को एक फैक्ट मान के बैठे थे। आप लोग साइंस टेक को सिर्फ करंट अफेयर्स बना दिया था आप लोगों ने, सब सामयिकी पढ़ लो हो जाता है। वही देखो गैसिफिकेशन, वही देखो प्लाज्मोलिसिस जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो, वही देखो बायोशिल जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो, सबके सब स्टैटिक है, सबके सब स्टैटिक है। प्रॉब्लम क्या है ना, असल में साइंस एंड टेक को इसका एक क्या है ना, इसको कभी विषय लोगों ने बनाया ही नहीं, इसको करंट अफेयर्स बना दिया। ठीक है, अब आप इसको विषय बनाओ, मैंने इसलिए किताब ली, साइंस टेक में कुछ था भी नहीं। ठीक है,
ओके सर, बात है सर, मेरे पास 4th एडिशन है सर, इज वेरी गुड बुक। ठीक है, चलो, मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उसको पढ़ने के बाद दिमाग खुलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन मैंने आपसे बोला था जब एनर्जी चैप्टर हो जाएगा, तो एनर्जी चैप्टर होने के बाद एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हम बड़े लेवल पे करेंगे स्पेशल क्लासेस में। ठीक है, अंकुश इन्वायरमेंट इकोलॉजी की कोई भी बुक नहीं लेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मैंने 30 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन करेक्ट किए, बहुत बढ़िया मोहित, बहुत बढ़िया। देखो ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना, ये कुछ और नहीं बोल रहे हो, तुम लोग का कॉन्फिडेंस बोल रहा है ना, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। ठीक है, और इसी कॉन्फिडेंस को लाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, और मुझे लगता है कि शायद मैं इन चीज में पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया हूँ। इवन साइंस टेक अभी मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो चीजें बहुत लंबी है साइंस टेक में, 2 महीने तो साइंस टेक लग जाएंगे बहुत अच्छे से कवर करने में। ओके, लेकिन एक चीज मैंने आपको दे दिया कि विश्वास, जो भरोसा होता है, और शायद वही विश्वास था। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं चेक कर रहा था, आपकी बात नहीं बताया कि मेरे पास 1000 बच्चे क्या लाइफ में आएंगे, तो मैंने चीज डेफिनेटली कंफर्म किया, और इसके लिए आप लोग वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप मुझ पर भरोसा करते हो, आप 1000 सही करो। इसीलिए जो मेरी एनर्जी है, मैंने आपको खुद बोला था कि आप लोगों के इसी भरोसे की वजह से मैंने कोशिश किया है कि बायोलॉजी में आपको स्पेशल क्लासेस में 2 महीने के अंदर सारा को कुछ कोशिश करूंगा, फिजिक्स भी हो तो वहां बढ़ा दूंगा। स्पेशल क्लासेस में क्या होती है, मैंने आपको बोला था, क्लासेस जो होती है फ्री होती है, तो जो भी बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे हैं, बैंकिंग, एसएससी, पीओ, आईएएस, पीसी, जितने भी हैं, सारे बच्चे वहां कर लेंगे। ठीक है, चलेगा। नहीं, आज क्लास नहीं होगी। ओके, आज क्लास नहीं होगी। ओके, द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 जनवरी ऑनवर्ड्स। ठीक है, 2 जनवरी ऑनवर्ड्स, और 2 जनवरी को मैं आप लोगों का ये क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये करना, वो जो क्लास मैंने पहली वाली पढ़ाई है ना, उसको लोगों को शेयर कर देना, और उसमें मैंने बोला है कि 2 जनवरी ऑनवर्ड्स आई स्टार्ट द क्लासेस। ठीक है, 15 जनवरी को कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, अभी साइंस एंड टेक में टाइम लगेगा। गॉट इट, रुको अभी। ओके, प्रज्ञा क्लासेस होती है, बाइलिंगुअल होती है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग ये बात कर रहे थे यूरेनियम आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, ओके, ये जो यूरेनियम है पूरा का पूरा, याद रखना, ये 6 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम होते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि टोटल 6 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम में से यहाँ पे 3 ही मैंने क्यों लिखा, उसके पीछे लॉजिक है। अगर आप इनके परसेंटेज देखोगे यूरेनियम 238 के बारे में, तो 99.2742% यूरेनियम 238 होता है पूरे यूरेनियम में। वहीं पर 235 पे जाओगे, 0.7204% जो होता है यूरेनियम 235 होता है। वहीं पर 0.0054% जाओगे तो ये आपका यूरेनियम 234 होता है। ठीक है, मैंने यही बोला कि अब यूरेनियम 238 देखो 99.2742, यूरेनियम 235 देखो 0.7204, 234 देखो 0.0, तो इन तीनों को अगर मिला लें तो तकरीबन 100% तो यही हो जाता है। इन तीनों को अगर हम मिला लें तो तकरीबन 100% यही हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इन तीनों को जोड़कर अगर 100% हो जाता है तो करीब करीब 3 ही रह गए, तो बाकी 3 का नाम लिखा ही नहीं जाता है। परसेंटेज सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, और परसेंटेज आपको जानना होगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, एनरिचमेंट। और एनरिचमेंट आपको समझना होगा, उसकी सांद्रता को बढ़ाना। ठीक है, अब सुनो, अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कल आपको बोला था कि जब हम न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे तो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल की बात करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का। फिर मैं उस बात को बोल रहा हूं, यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल की बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल की बात करेंगे। अब सुनो, यहाँ पर अब ये बताओ कि नेचर में जो यूरेनियम मिलता है, उसमें मेन यूरेनियम कौन से होते हैं? ये 3 आइसोटोप्स जो नेचुरल यूरेनियम में होते हैं। ठीक है, अब सुनो होता क्या है एक्चुअल में। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, एटम बम बनाना है, इसलिए हमने पहले बात कर लिया न्यूक्लियर एनर्जी का क्या यूज कर सकते हैं। आपने बोला सर कंस्ट्रक्टिव यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, डिस्ट्रक्टिव यूज करो, एटम बम बनाओ। मैंने सीधे बोला अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। पता है जब कंस्ट्रक्टिव यूज करना होता है, इसी यूरेनियम 235 को जो 0.7204 नेचर में पाया जाता है, इसकी वैल्यू को बढ़ाकर एनरिच्ड किया जाता है, और एनरिच्ड कर इसको ले जाया जाता है कहां, इसको ले जाया जाता है 3 से 4%। यानी कहने का मतलब है जो प्रकृति में यूरेनियम 235 पाया जाता है, जो 0.7204 होता है, उसको एनरिच्ड कर उसकी सांद्रता बढ़ाकर 3 to 4% लाते हैं, और जब 3 to 4% आता है तब इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हम लोग पूरे रिएक्टर के अंदर, भट्टियों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तारापुर में हो रहा है, कुडनकुलम में हो रहा है, कल्पक में, सब बारे बात करेंगे, वहां पर एक्चुअल में यूरेनियम 235 की सांद्रता को 3 से 4% तक बढ़ाकर फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी इसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट। आप मुझे बताओ, आपको मैंने एनरिचमेंट चीज कहां पढ़ाई थी? हमने आपको एनरिचमेंट चीज कहां पढ़ाई थी? एनीबॉडी कैन गेस मी, मैंने आपको एनरिचमेंट कहां पढ़ाया था? लेट मी चेक कि आप लिटरली मेरी चीजों को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको एनरिचमेंट टर्म इसके पहले कहां पढ़ाया था? जल्दी बोलो, डोंट बी लेट। मैंने आपको इससे पहले एनरिचमेंट टर्म कहां पढ़ाया था? नहीं, फ्यूजन में नहीं पढ़ाया था। आप लोग बहुत घटिया काम करते हो, ये सब गुस्सा लगता है हमको, साफ साफ बता दें। अच्छा पढ़ाने का मतलब ही नहीं, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। मैंने आपको एनरिचमेंट पढ़ाया था जब मैंने आपको मीथेन पढ़ाया था। मैंने जब आपको मीथेन में बायोगैस पढ़ाया था, मैंने कहा था अगर 40 से 60% मीथेन है तो उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। उसको एनरिच्ड करके अगर सांद्रता 90% कर देते हैं तो उसको सीएनजी की गाड़ी में भरते हैं। ओके, उसको सीएनजी की गाड़ी में भरते हैं। वहां पर मैंने आपको बोला था मीथेन एनरिचमेंट। और मैंने कहा था दोस्त, यही एनरिचमेंट टर्म मैं आगे न्यूक्लियर एनर्जी में भी पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस जगह पर पढ़ाऊंगा। ओके एवरीवन, वो इस जगह पे पढ़ाऊंगा। तो यही मेरे को बताना था, मैंने आपको बता दिया, चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एनरिचमेंट करते हैं। एनरिचमेंट करके 3 से 4% तक पहुंचाते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इसी को अगर हम ले जाके 90% तक पहुंचा देते हैं,
इसी को 90% तक पहुंचा देते हैं तो दोस्त इसका यूज एटम बम के लिए हो जाता है। यानी एटम बम के लिए यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट लेवल काफी ज्यादा होना चाहिए। मैं अब यहाँ पर यूरेनियम 235 को ही सिर्फ स्पेसिफाई कर रहा हूं। ये देखो बाकी सारे यूरेनियम आइसोटोप्स को मैंने छोड़ दिया। यानी मैंने ये बोला कि कौन सा ऐसा यूरेनियम आइसोटोप है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको एक्चुअल में वास्तविक तरीके से हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो आंसर इज यूरेनियम 235। ओके, आंसर इज यूरेनियम 235। ठीक है, अब जैसे किसी एक बच्चे ने पूछा था, मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, किसी ने पूछा था कि सर एक बात बताओ, अगर हम यूरेनियम 235 को यूज कर रहे हैं, जेएम करके कोई बच्चा है, जेआरएम, ठीक है, इसने पूछा था सर एक बात बताओ, हम यूरेनियम 235 को ही सबसे ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, है ना, इसी को अनरीच क्यों कर रहे हैं। अब इसके पीछे मैं आपको जनरल स्टडी वाला आंसर देता हूं। मैं अपनी टेक्नोलॉजी वाला, अपना आईटी वाला एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, एमटेक वाला एग्जांपल सीधा मैं आपको बता रहा हूं। असल में क्या होता है कि इन सारे के सारे यूरेनियम में यूरेनियम 235 इज द बेस्ट फ्यूल। जीएस के हिसाब से मैं बताऊंगा, इट इज द बेस्ट फ्यूल। पहली चीज, ये सबसे बेहतरीन ईंधन है जो अच्छी तरह से न्यूक्लियर फिजन में इन्वॉल्व हो जाता है। अब तुम पूछोगे सर क्यों ये बेस्ट फ्यूल होता है, तो सिर्फ मैं बोलूंगा कि केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके इस चीज की पुष्टि की है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि यूरेनियम 235 पर ही बेस्ड अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाया है। अभी तक जो तकनीकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाई है, तकनीकी विकसित हो पाई है, वो भी यूरेनियम 235 वाली ही टेक्नोलॉजी विकसित हो पाई है। तो कहने का सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया आज जिस यूरेनियम आइसोटोप का यूज इलेक्ट्रिसिटी एटम बम के लिए कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, वो यूरेनियम 235 का ही होता है। तो जनरल स्टडीज के केस में आप उदाहरण आंसर याद रखेगा क्यों करते हैं, क्योंकि यही सबसे अच्छा ईंधन है, बेस्ट फ्यूल है। और दूसरा ये है, यही टेक्नोलॉजी है जो आज तक डेवलप हुई है। ओके, यही टेक्नोलॉजी जो आज तक डेवलप हुई है। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेस्ट फ्यूल और टेक्नोलॉजी जो आज तक डेवलप हुई है। ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझना। सो ये लॉजिक समझ में आ गया, एवरीबॉडी एग्रीड, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो पहली जनरेशन का फील हो गया। ओके, पहली जनरेशन का फील, मुझे यहाँ थोड़ा जगह चाहिए, एनरिचमेंट में हटाना है मुझे, है ना, मुझे यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखना है और यहाँ से मैं दूसरे पेज पे नहीं जा सकता। ठीक है, ये मैंने एनरिचमेंट वाला, मीथेन वाला मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इधर देखो दोस्त, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, ठीक है। मैं हटा रहा हूं, बोला नहीं कि सर अगले पेज पे लिखो, अगले पेज पे लिखूंगा, मुझे यहाँ से चीजों को जोड़ना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब यूरेनियम टूटता है, जस्ट लेसन हियर, जब यूरेनियम टूटता है तो क्या बनता है, यूरेनियम 92 टूटा, 235 टूटा, ठीक है, किसके प्रेजेंस में टूटा, न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में। डू यू रिकॉल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, याद है, याद है, सारे बच्चों को याद है, न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में टूटा। जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन ने टूटा तो बनाया बेरियम, क्या बना, बेरियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56। वहीं दूसरी तरफ बना क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। वहीं पर निकलता है 3 न्यूट्रॉन, यानी 3 न्यूट्रॉन, और प्लस यहाँ पे निकलता है हीट या एनर्जी। क्या निकलता है, हीट या एनर्जी। ठीक है, ये हमने लिखा है न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन। और ये क्या है, ये क्या, ये क्या, ये एटम बम है। और या यही हीट या एनर्जी हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, यही एटम बम, यही एनर्जी हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। दोनों तरह का यूज, एटम बम बना लो इस हीट से, इलेक्ट्रिसिटी बना लो। एटम बम डिस्ट्रक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्टिव, ये चीजें मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। असल में मैं पहली स्टेज के फ्यूल के बाद अब मैं एंट्री मार रहा हूँ। पहले स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया, पहले स्टेज के फ्यूल के बाद अब मैं एंट्री मार रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, अब मैं एंट्री मार रहा हूँ सेकंड स्टेज के फ्यूल पे। तो मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मैं थोड़ा जगह निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा ताकि आपको कंपैरिजन। अब मैं आ रहा हूँ दोस्त सेकंड स्टेज के फ्यूल पे। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड स्टेज का फ्यूल, सेकंड स्टेज का फ्यूल। ये बताओ सेकंड स्टेज में हम लोगों ने कौन सा फ्यूल देखा था, जल्दी बताओ। है, अच्छा हाँ, एक बच्चे ने पूछा है प्रेम करें कि सर एनरिच प्रोसेस क्या होता है, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना। एक चीज मैं सिर्फ आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, एनरिचमेंट प्रोसेस इंडिया को आता है। इंडिया नोज वेरी वेल हाउ टू डू एनरिचमेंट। भारत को एनरिचमेंट आता है कि हम एनरिचमेंट कैसे करते हैं। समझ में गया, इंडिया को एनरिचमेंट आता है कि हम एनरिचमेंट कैसे करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो इंडिया नोज वेरी वेल हाउ टू डू एनरिचमेंट। भारत को एनरिचमेंट करना आता है। कितने कंट्रीज के पास, लेकिन भारत के पास दिक्कत क्या पता है, भारत के पास दिक्कत क्या है, भारत के पास यूरेनियम ही नहीं है। ओ तो सर फिर एनरिचमेंट करके भी क्या फायदा, एनरिचमेंट तब कर लोगे जब यूरेनियम आ जाएगा। बताऊंगा आपको, एक चैप्टर है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, जहां पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आराम से हम एनएसजी के मेंबर बन जाए। और जब एनएसजी के मेंबर बन जाएंगे, बताऊंगा न्यूक्लियर सप्लाई रूट क्या होता है, तब आसानी से भी पीपल कैन एक्सेस द न्यूक्लियर एनर्जी, आसानी से भी पीपल कैन एक्सेस द न्यूक्लियर एनर्जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी नो गाइस। ओके, यू मस्ट बी नो। तो ये हो गया सेकंड स्टेज फ्यूल, एवरीबॉडी का। सेकंड स्टेज फ्यूल में क्या होगा, सेकंड स्टेज फ्यूल में यू पीपल राइट, आप लिख रहे हैं प्लूटोनियम। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, प्लूटोनियम कहाँ मिलता है। यूरेनियम तो फ्री भी नेचर में मिलता है, यूरेनियम तो फ्री भी नेचर में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में है, कजाकिस्तान में है, कनाडा में है, नोवेयर। वेरी गुड राहुल, आपने सही बोला, सर कहीं नहीं मिलता है। ओके, कहीं नहीं मिलता है, तो फिर होता कहाँ है। मैंने आपको बोला था प्लूटोनियम जो होता है एक डिराइव्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, एक डिराइव्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, राजस्थान में मिलता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, तो भैया तभी तो हम लोग को यूरेनियम दूसरे कंट्री से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एवरीबॉडी राइट, आप ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर ना जब यूरेनियम न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में टूटता है तो यहाँ पे ना वेस्ट निकलते हैं। यहाँ पे क्या निकलते हैं, अवशिष्ट निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं। इन वेस्ट के अंदर प्लूटोनियम होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए यहाँ इन वेस्ट के अंदर जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, जो यूरेनियम के जलने के बाद जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट में प्लूटोनियम होता है। और जो प्लूटोनियम वेस्ट में पाया जाता है वो प्लूटोनियम 239 होता है। याद रखेगा, जो प्लूटोनियम पाया जाता है वो प्लूटोनियम 239 होता है। तो यानी कहने का मतलब है सेकंड स्टेज में जो हमने फ्यूल लिया, जो फर्स्ट स्टेज के जो वेस्ट के बाद जो फ्यूल मिला, वो प्लूटोनियम 239 है। और जो प्लूटोनियम 239 होता है, यहीं पे बता दूं, वो हाईली अनस्टेबल होता है। ध्यान देना, हाईली अनस्टेबल का मतलब होता है बहुत बड़ा वाला पागल। कल मैंने अनस्टेबल को समझाने के लिए एक शब्द का यूज किया था, पागल।
रिमेंबर गाइस, मैंने अनस्टेबल को समझाने के लिए टर्म का यूज किया था पागल। तो सीधा कहने का मतलब है कि अगर प्लूटोनियम 239 हाईली अनस्टेबल है, बहुत बड़ा वाला अनस्टेबल है, तो बहुत बड़ा वाला पागल है। और जो बहुत बड़ा पागल है उसके पास एनर्जी कितनी होगी आप मुझे बताइए। जैसे समझा रहा हूं, जो मेरा अपना तरीका उस तरह से समझने की कोशिश करो। जो बहुत बड़ा पागल है उसकी एनर्जी कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी, ह्यूज होगी। एब्सोल्युटली राइट। और इतना ज्यादा ह्यूज एनर्जी से ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी बनेगा या एटम बम बनेगा? फटाफट आंसर दो। इतना सारा ह्यूज अमाउंट की अगर एनर्जी होगी, इस इलेक्ट्रिसिटी बनेगा एटम बम? डेफिनेटली आप लोग सही हैं। जब इतना ज्यादा अनस्टेबल प्लूटोनियम होगा तो इससे एटम बम बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही यही मजा आता है पढ़ाने में। यही मजा आता है कि आप दिमाग से चीजों को जोड़ रहे हैं और बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं। ओके, अब बच्चा ये सब तुम लोग अभी मजाक वजाक ना करो, ठीक है? ठीक है प्रियंका, बच्चा मजाक वजाक में है ना, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा सीरियस, ठीक है? मजाक मैं खुद आप लोगों के साथ करता हूँ। जब मैं देखता हूँ क्लासेस थोड़ी बोरिंग हो रही है, नीड सम एंटरटेनमेंट, तो मैं खुद आपके साथ करता हूँ। क्योंकि आप सभी तो मेरे बच्चे ही हैं, मेरा परिवार है। तो मुझे पता चलता है कि क्लासेस आर लिटिल बोरिंग समथिंग, तो थोड़ा हंसी चुटकुला कर दो, कुछ बच्चे को गुदगुदा दो, है ना? कलाम साहब भी क्या करते थे, कहते दो ही तरीका होता है जो हम दिमाग को रिफ्रेश कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि हम सो लें, जिसके लिए मैं आप सबसे हमेशा बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सोने के साथ कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। 6 से 7 घंटा बहुत अच्छी नींद लें। क्योंकि जब आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी हार्मोन्स, आपकी एनर्जी लेवल फिर से आ जाती है, तो आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाता है। और वो हमेशा कहते थे कलाम साहब, ये भी जानते हो, जो सोना होता है वो एक्चुअली ब्रेन का रिचार्ज होना होता है। सोने का मतलब ये नहीं होता आप खोते हैं, सोने का मतलब होता है अपनी बॉडी की एफिशिएंसी को फिर बढ़ाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को खास तौर से बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए। जैसे कि काफी लोग काम करते हैं और रात में सोते नहीं है, रात में वर्क कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। सोने के साथ कंप्रोमाइज है। और दूसरी चीज क्या होता है कि हम हंस लें। क्योंकि हंस लेने से भी क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमारा हार्मोन वो सीक्रेट हो जाता है कि हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। तो क्लास के अंदर 2 घंटे में हम बोले 1 घंटा सो लो, तो फिर तो बकवास हो जाएगा। तो वहां पर वो वाला तो चीज ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, 2 मिनट गुदगुदा कर अगर मैं आपको हंसा दूं तो रिफ्रेश आप हो जाते हैं, लेकिन अगेन यू बी कंसंट्रेट टुवर्ड्स योर स्टडीज। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको थोड़ा गुदगुदाऊंगा। आई नो वेरी वेल गाइस, क्योंकि एक टीचर जो होता है, एक साइकियाट्रिस्ट भी होता है, वो जानता है कि क्लास बोरिंग हो रही है, ठीक है? ठीक है, तो हंसी मजाक इट्स ओके, ठीक है, बट एक लिमिट में। चले आगे बढ़ते हैं, एक डेकोरम बना के रखते हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम लोग एक साथ जुड़े हैं। और इस नेचर में, इस दुनिया में वही लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। नहीं, इतने लोग देखो सड़क पे चलते हैं, ठीक है, जिसके लिए कुछ पर्पस होता है। तो मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं और ये मान के चल रहा हूं कि मेरे को इतने बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसपी बनाना है, ठीक है? और मुझे भी पता है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरा क्या है, मेरी पूरी जिंदगी मैंने आपको दे दिया। या तो बाहर बाहर घूम के पढ़ाता हूँ, या तो मैं बचा कुचा घर में आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि कल को मेरा कितना बढ़िया दिन चलने वाला, आपको बता रहा हूँ कि किसी दिन मैं किसी ये रेहान के घर जाऊंगा, किसी दिन प्रियंका के घर जाऊंगा, किसी के लिए अमृता के घर जाऊंगा, जो बच्चे आ रहे लिखे लेके ना, मनीष के घर भी जाऊंगा, है ना? हो गया होगा, सीखा के घर भी जाऊंगा, हो गया मेरे घर भी, सबके घर। मेरा कितना अच्छा दिन चलने वाला है, ठीक है? सबके घर आऊंगा, एक एक दिन यहाँ रहूंगा, किसी के यहाँ लंच करूंगा, किसी डिनर करूंगा। सोचो मेरा तो दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि मैं समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप भी कुछ ऐसा करें जिससे आप, हाँ सबके, आपके रीतिका के ऑफिस भी आऊंगा, है ना बच्चा, सबके आऊंगा, है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप भी कुछ ऐसा करें, पॉजिटिव करें, जिससे आप कुछ लोगों के लिए कर सकें, ठीक है? मैं किसी निस्वार्थ भाव से कीजिए, ठीक है? वो प्यार है, अपनापन है, जैसे लोग इज्जत देते हैं, ठीक है? निस्वार्थ भाव से कीजिए। चलिए, तो आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, जो आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं ना, यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स यू पीपल कैन डू, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू पीपल कैन डू। इससे अच्छी नौकरी पूरे भारत में कुछ नहीं है। लिटरली इससे अच्छी नौकरी कुछ नहीं है। आप समाज के लिए कर सकते हैं, परिवार के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं। इवन आपकी जिंदगी में कोई एक एम ऐसा हो जाएगा, मतलब बहुतों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, शादी में मैं आऊंगा, बट कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है? कंडीशन ये होगा कि मैं किसी आईएएस के यहाँ आना पसंद करूंगा, ठीक है? आईएएस आईपीएस के यहाँ आना पसंद करूंगा, है ना? और या तो आईआरएस के यहाँ आना पसंद करूंगा। आप इनमें से कोई भी पोस्ट निकालो और फिर मुझे कॉल करो और मैं आपके यहाँ आऊंगा, ट्रस्ट में, ठीक है? ट्रस्ट में मैं आऊंगा, ठीक है? टाइम निकाल के आऊंगा। रीजन क्या है? अगर मान लो आप ये चीजें नहीं होते हो, आप एक घर आऊंगा तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे सर आप ही हो जिसकी वजह से मेरा बच्चा कलेक्टर नहीं हुआ। तो भाई मेरी भी इज्जत है, ठीक है? मेरी भी इज्जत है, तो थोड़ा देख के बचाना, क्योंकि आपको तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर वो मुझे बोलेंगे। चलिए, मैं सबकी शादी में आऊंगा। चलिए अब पढ़ते हैं, ठीक है? तो थोड़ा डेकोरम हम लोग बना के रखते हैं। आपसे मेरा परिवार है भाई, आपसे मेरा परिवार है। आदमी कहीं भी रहे, अपने बच्चों से अलग कहाँ होता है? चलो चलो इधर इधर। अच्छा, हम लोग प्लूटोनियम 239 पे थे, ठीक है? अब डेकोरम बना के रखिएगा, ठीक है? और कोई अगर डिस्टर्ब करता है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर दिएगा, तो बवाल नहीं, प्लीज मत कीजिए, है ना? थोड़ा सा डिस्टर्ब मत, ठीक है? चलिए, अच्छा एक चीज हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा वेस्ट मिला, अवशिष्ट मिला। उस अवशिष्ट में प्लूटोनियम था, तो प्लूटोनियम नेचर में नहीं मिलता, प्लूटोनियम डिराइव हो गया। लेकिन एक बात बताओ, हमारा पर्पस एटम बम ही है क्या? बिल्कुल एटम बम नहीं है, हमारा पर्पस इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो एक काम करते हैं ना, इसी प्लूटोनियम 239 में, अगर इसी प्लूटोनियम 239 में हम न्यूट्रॉन को जोड़ दें, अगर हम एक न्यूट्रॉन को जोड़ दें, तो आप सब जानते हो प्लूटोनियम क्या बन जाएगा? ये प्लूटोनियम बन जाएगा दोस्त 240। ये प्लूटोनियम क्या बन जाएगा? 240 बन जाएगा। और प्लूटोनियम 240 जो होता है वो कंपैरेटिवली लेस अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है? कंपैरेटिवली लेस अनस्टेबल होता है, यानी कहने का मतलब कम पागल है ना? और कम पागल है तो इसकी एनर्जी लेवल थोड़ी कम होगी, और इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ना? इससे हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब आपको ये समझ में ढंग से आया? देखो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि प्लूटोनियम जो होता है, एक्चुअल में जो प्लूटोनियम होता है, वो प्लूटोनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स के फीचर्स अलग होते हैं। कल मैंने क्या कहा था? बाय द चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास बदलता है। याद आ रहा है? कल के वीडियोस में आपने
सुना होगा, मैंने यहाँ पे कहा था 239 में एक न्यूट्रॉन जोड़ोगे 240 हो जाएगा और ये प्लूटोनियम का दूसरा आइसोटोप बन जाएगा। मैंने कहा था आइसोटोप इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आइसोटोप्स आएंगे। यहाँ देखो ना 238 का कुछ गुण है, 235 का कुछ है, 234 का कमाल हुआ है। एक ही यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप की प्रॉपर्टी बदल जाती है। ओके, एक ही यूरेनियम के अलग अलग से उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। आपको खुद देखो क्या चीजें दिख रही है। एवरीबॉडी क्लियर? फाइन। और सुनना, यहाँ एटॉमिक बम हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गई। लिसन मोर गाइस, है ना, ये एटॉमिक बम हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गई। और सुनना असल में होता क्या है, सी जो एटम बम गिरे हैं आज तक, सबको पता है आज तक 2 एटम बम गिरे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फैक्ट पर आ जाता हूँ, है ना, थोड़ा फैक्ट पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ अभी थर्ड स्टेज पर आते हैं लोग, है ना, थोड़ा फैक्चुअल होना पड़ेगा जो कि बहुत जरूरी है। थोड़ा सा फैक्चुअल आते हैं, डेटा पर आते हैं, ना, फैक्ट पर आते हैं। जो 2 एटम बम गिरते हैं, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पे, अमेरिका गिराता है। सेम फाइटर प्लेन होता है, उस फाइटर प्लेन का नाम होता है सुपर फास्टर बम्बर B-29। B-29 अमेरिका का वर्जन का है जिसका नाम होता है इनोला के। उस फाइटर प्लेन का नाम होता है इनोला के, ठीक है। ध्यान रखना जो मैं आपको फैक्ट लिखा रहा हूं, ठीक है। तो पहली चीज, जो सुपर फास्टर बम्बर प्लेन होता है B-29, क्योंकि स्टेट पीसेस वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हुए, जिस सुपर फास्टर बम्बर प्लेन का यूज किया गया था एटम बम गिराने के लिए, उसका नाम था B-29। ओके, B-29। एक चीज और याद रखना, सेम ही फाइटर प्लेन यही यूज हुआ था दोनों शहरों पर बम गिराने के लिए, और सेम ही पायलट, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उसी ने बम गिराया था। फिलहाल पायलट की जो मृत्यु है 5 साल पहले हुई है, काफी न्यूज वगैरह था, बट वो कभी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा B-29, इसी B-29 से, इनोला के से 2 एटम बम गिराए जाते हैं, एक हिरोशिमा एक नागासाकी पे। एक का नाम होता है दोस्त लिटिल बॉय, सुना होगा, और दूसरे का नाम होता है फैट मैन। देखो अमेरिका कितने प्यारे प्यारे नाम रखता है, छोटा बच्चा मोटा आदमी। तो छोटा बच्चा और मोटा आदमी क्या है? छोटा बच्चा और मोटा आदमी ये एटम बम के नाम है जो अमेरिका रखता है, जो एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए जाते हैं। ओके, जो एटम बम हिरोशिमा नागासाकी में गिराए जाते हैं उनके नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। यू पीपल रिमेंबर। ओके, याद रखना, यही मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये तो फैक्ट है। इसमें एक बम जो होता है यूरेनियम वाला होता है, और दूसरा बम जो होता है वो, एक बम यूरेनियम वाला होता है और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा थोरियम वाला, सॉरी प्लूटोनियम वाला होता है, ठीक है। यानी कहने का अभिप्राय है दोस्त कि एक यूरेनियम वाला और एक प्लूटोनियम वाला दोनों एटम बम गिर चुके हैं। तो यूरेनियम वाला प्लूटोनियम वाला दोनों ही एटम बम गिर चुके हैं। ओके एवरीवन, दोनों ही एटम बम गिर चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट, हम लोगों ने, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, नोबडी हैव एनी डाउट, 39 कम हो तो इलेक्ट्रिसिटी होगा ना, बम तो 40 में होंगे, नहीं समझाना। 39, हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है प्रियंका बच्चा, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी होती है। अब प्लूटोनियम ये केमिस्ट्री है, इसमें हम लोगों को सिर्फ रिजल्ट जानना है, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्सपेरिमेंट हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठे हुए बार्क में रखा था, उन्होंने ये बताया कि प्लूटोनियम 239 ज्यादा अनस्टेबल है, पागल है, इससे एटम बम होता है, और 240 कर दोगे तो इंस्टेबिलिटी कम हो जाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा तो एक यूरेनियम हो गया। अच्छा 1 मिनट, हम लोगों ने थर्ड स्टेज में कौन सा फील्ड देखा था? टेल मी, थर्ड स्टेज में कौन सा फील्ड है? 1 मिनट, अब आप इसे फटाफट थंबनेल दो। अब हम में से किसी को फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज में किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है ना? फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत बढ़िया, सब मुझे दे रहे हैं, ग्रेट। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? लेट मी चेक। ओके ओके, चलो ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जरा आगे बढ़ते, अब जरा आगे बढ़ते, ठीक है। यहाँ जरा देखना, तो दिस वन क्लियर, फ्यूल सेल वाला ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक बात, जो आपने थोरियम प्लूटोनियम सारी चीज, एक बात और बताता हूँ, जो मैंने आपको समझा दिया ना, आप अगर किसी टीचर्स के साथ भी अगर डिस्कशन करोगे ना, यू विल फील प्राउड कि आपका कंसेप्ट कितना बढ़िया है। ओके, आपका कंसेप्ट कितना बढ़िया है, ओके, ट्रस्ट मी, ठीक है। और आप उसको कितना बढ़िया से भी समझाओगे, सर आपको पता है प्लूटोनियम 239 ऐसे होता है सर, प्लूटोनियम 40 ऐसे होता है, फिर से ये बात कहना कि सर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बता देना सर मैं रवि अग्रवाल सर का स्टूडेंट हूँ, बस इतना ही बोलना। आप लोग भी ना अपनी तारीफ करने के चक्कर में बिजी हो जाते हो, भूल जाते हो उसके पीछे कौन है, यही तो प्रॉब्लम है। चलिएगा, एकदम क्रिस्टल आपका क्लियर है, और यही जानते हो एक्चुअल में यूपीएससी को पता है आप कंफ्यूज कहाँ होते हो। ओके, असल में प्रॉब्लम यही है ना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, है ना, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेज फ्यूल। एकदम सही आप बता रहे हो, थर्ड स्टेज फ्यूल में हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेज फ्यूल। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज फ्यूल की। थर्ड स्टेज फ्यूल में क्या होता है, एवरीबॉडी नो, थर्ड स्टेज फ्यूल में थोरियम होता है, ग्रेट। थोरियम एक्चुअल में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, शायद आप जानते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम हमारे भारत में मिलता है, और एब्सोल्यूट राइट पल्लवी, है ना, नहीं असम में नहीं मिलता, ओके नहीं असम में, पल्लवी यू राइट। असल में जो थोरियम जो है वो असल में मोनाजाइट के अंदर मिलता है, एब्सोल्यूट राइट, वो मोनाजाइट के अंदर मिलता है। मोनाजाइट सॉइल के अंदर आपको थोरियम की मात्रा होती है, ठीक है। इसी मोनाजाइट सॉइल में, जो कि भारत में सबसे ज्यादा मिलता है, वहां से हम लोग थोरियम को अलग करते हैं, वहां से हम लोग थोरियम को अलग करते हैं, और थोरियम को वहां से अलग करने के बाद फिर इसको यूज में लाते हैं। 1 मिनट, यहां पे भी ध्यान देना है, थोरियम कभी भी डायरेक्टली रिएक्टर के अंदर यूज ही नहीं होता, थोरियम कभी भी डायरेक्टली रिएक्टर के अंदर यूज ही नहीं होता। थोरियम को हम पहले कुछ प्रोसेस करके इसको कन्वर्ट करते हैं किसी चीज में। अब देखिएगा, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है। यूपीएससी को पता है, आप कहां कंफ्यूज करते हैं वही हिट कर दो। इसमें एक काम करो, थोरियम में एक न्यूट्रॉन को ऐड करा दो, ये सब केमिस्ट्री लैब में साइंटिस्ट करते हैं, और उसमें से बीटा पार्टिकल निकाल दो। यानी एक न्यूट्रॉन को जोड़ने पर और एक बीटा पार्टिकल वहां से निकालने पर, उसमें अल्फा बीटा गामा न्यूट्रॉन एन सब, तो अगर एक न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाए और एक बीटा पार्टिकल को निकाल दिया जाए, एक न्यूट्रॉन के एडिशन और बीटा पार्टिकल के रिमूवल के बाद थोरियम कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में।
थोरियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरेनियम 233 में, ठीक है। और यूरेनियम 233 फ्यूल होता है थर्ड स्टेज में, ना कि थोरियम। और दूसरी चीज यहीं पर आप यहां ध्यान दो, हम सबको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर गड़बड़ करेगा तो सारी की तरह पानी फेर दोगे तुम लोग हमारी पढ़ाने का। यहां देखो, यहां पर अगर हम पूछें थर्ड स्टेज में फ्यूल क्या होता है, तो आगे से याद रखना सर, थर्ड स्टेज में जो फ्यूल होता है एक्चुअल में वो थोरियम से निर्मित यूरेनियम 233 होता है, जिसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं थोरियम डिराइव्ड यूरेनियम 233। कैसे बनता है? एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन और रिमूवल ऑफ बीटा पार्टिकल, ये सब नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि थर्ड स्टेज में फ्यूल जो होता है थोरियम, वो मिलता मोनाजाइट सॉइल में है प्रकृति में, लेकिन थोरियम को थोरियम के फॉर्म में न यूज करके थोरियम को पहले यूरेनियम 233 में परिवर्तित करते हैं और फिर यूरेनियम 233 को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो थर्ड स्टेज में सबसे बढ़िया तरीका क्या है बोलने का? फ्यूल क्या है? थोरियम निर्मित यूरेनियम 233 हिंदी माध्यम, और अंग्रेजी माध्यम बोलेंगे थोरियम डिराइव्ड यूरेनियम 233। अब तुमसे कोई क्वेश्चन बचने का ही नहीं, कोई कंफ्यूजन कर ही नहीं सकता। तुम इतना बढ़िया आंसर दे रहे हो, थर्ड स्टेज का फ्यूल क्या है, अब नोबडी कैन कंफ्यूज यू। बहुत बढ़िया तनुश्री, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। प्रियंका, अमृता, रेहान, प्रतीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप समझना एक बात और, तुम में से कई लोग मुझसे पूछ सकते हो सर यहाँ जो यूरेनियम 200 ये सब नहीं आएगा, कैसे हुआ? हम कटा काट देते दिखे बिना, ठीक है। अब तुम में से कई बच्चे मेरे से पूछ सकते हो सर ये बताओ यूरेनियम 233 जो यहाँ है, क्या इसमें जो 5 लिखे थे यहाँ तो 235 200 1 मिनट, यूरेनियम 233 है ना यहाँ पे, है ना? 233 का यहाँ पे है क्या कहीं? ये जैसे 3 आपने बताया कि हम नहीं बताएंगे, उसमें तो नहीं था, नहीं उसमें भी यूरेनियम 233 नहीं है, यह तुमको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम तुमको बता दे रहे हैं, तो सीधी बात ध्यान रखना, यहां पर मेरा कहने का अभिप्राय है कि थर्ड स्टेज में एक्चुअल में फ्यूल थोरियम डिराइव्ड यूरेनियम 233 होता है। यू पीपल ऑलवेज रिमेंबर, थर्ड जनरेशन में जो फ्यूल होता है वो थोरियम डिराइव्ड यूरेनियम 233 होता है। ओके, चलिए। हाँ तो है ना दोस्त, यूरेनियम का एक और आइसोटोप है ना, यूरेनियम 233। लेकिन सोनू ये ध्यान रखना, यूरेनियम 233 बेटा कहीं ना प्रकृति में नहीं मिलता, नेचर में नहीं मिलता। हाँ, यूरेनियम नेचर में नहीं मिलता, ठीक है। अंकुश, यूरेनियम के 7 आइसोटोप बोल सकते हैं। अरे हम फिर बता रहे हैं, ये 6 वाला जो नेचर वाला है, ये 7वां वाला, तो 7 का है ना, बोलो बोलो जो मन करे 7 बोलो, क्या पता और होता जो हम पढ़ा ना रहे हो, ठीक है अंकुश, इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चा, अब हम आगे बढ़े बच्चों, हमने फ्यूल अच्छे से कर लिया, फ्यूल में कोई दिक्कत नहीं है, नॉट इवन एनीबॉडी हैव अ प्रॉब्लम, नॉट इवन एनीबॉडी हैव अ प्रॉब्लम कि फ्यूल पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अरे आप बड़ों को आप कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। ओके चलिए, पर ये सब काम मत कीजिएगा, टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इधर आइए, अब हम यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे तुम लोगों ने देखा यूरेनियम फ्यूल, यहाँ पे देखा प्लूटोनियम फ्यूल, और यहाँ पे देखा थोरियम फ्यूल। मेरे को पता है आप लोगों को मुझे चीज बतानी है, कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 के यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसे भी दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कंपैरिजन आ जाओ, कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम। अच्छा, यूरेनियम और थोरियम में कंपैरिजन मतलब क्या है? यूरेनियम का मतलब क्या होता है? यूरेनियम 235, ठीक है। यूरेनियम का मतलब होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम का मतलब होता है यूरेनियम 235। और थोरियम का मतलब क्या होता है? थोरियम का मतलब होता है क्या? यूरेनियम 233। पहले बताओ जो मैंने हेडिंग डाला है वो हेडिंग क्लियर है या नहीं? फर्स्ट यू टेल मी दिस हेडिंग यू क्लियर आर नॉट, फर्स्ट यू टेल मी दिस हेडिंग यू पीपल क्लियर आर नॉट। सो कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम, यूरेनियम का मतलब होता है यूरेनियम 235 और थोरियम का मतलब होता है यूरेनियम 233। हाँ, क्योंकि जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता है आप लोगों की यूपीएससी में दिक्कत क्या है? लिटरली साइंस और इन्वायरमेंट दोनों के साथ है। मैं आप सबसे प्रॉमिस देना चाहता हूं कि अब इन्वायरमेंट की मेरी एक भी क्लास मिस नहीं करोगे। आज आप लोग करीब 200-250 बच्चे जो मुझे लाइव देख रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब मैं लाइव में भी आता हूं ना अनअकैडमी के प्लस पर, तो यहाँ पे भी आप कोशिश करो ना, सारे बच्चों को बुलाओ, 5000 बच्चों को बुलाओ, 5000 प्लस बच्चों को बुलाओ, ठीक है। हाँ, उसमें भी क्लास मिस कर देना। और लिटरली बता रहा हूँ आपको, मैं कभी भी, है ना, आपको कभी भी, ठीक है, आप कभी भी मेरे मतलब आप मेरे उस पर मतलब नहीं जाएंगे, है ना, मेरे उस पर नहीं जाएंगे, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला हूं। इतने % प्लस पे नहीं है, आएंगे प्लस पर, आएंगे प्लस पर। अच्छा देखो, आईएएस देवासी जो है ना, बोल रहा है सर ये क्वेश्चन पीटी में आया हुआ, वही तो मैं बता रहा हूँ। अरे हाँ, दे एनरोल्ड अदर कोर्सेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे एनरोल्ड अदर कोर्सेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, ऐसा नहीं है, और भी टीचर्स साइंस के वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हर किसी की रोजी रोटी है, सबकी चलने दो, ठीक है। पर आपको तो एक फायदा है ना प्लस में, कि यू पीपल अगर गोइंग टू सब्सक्राइब दिस मतलब प्लस वगैरह, तो आप कई टीचर्स की क्लासेस देख सकते हैं ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वो क्लास भी देख लेना और मेरी भी देख लेना, ठीक है। चलिएगा, मैंने थोड़ी ना बोला कि आप उनको ही मत देखो, हर टीचर का अलग होता है, उनके डायमेंशंस अलग होते हैं, उनके बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, तो ज्ञान कहीं से मिले, ज्ञान को ले लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचना ज्ञान किससे मिल रहा है। चलिए, सो एवरी टीचर्स आर गुड, है ना, सब टीचर अच्छे होते हैं, और अध्यापक वैसे ही बड़ा रिस्पेक्टेड होता है हमारे भारतीय कल्चर में। अच्छा तब, लेकिन मैंने बोला कि उनसे बोला भाई एक सब्जेक्ट के लिए एक को ही देखते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? नाउ माय फ्रीक्वेंसी मैच विथ यू। अच्छा, सम टाइम पे बहुत सारे रहते हैं, मैक्सिमम रिकॉर्डिंग देखते हैं। सर आप आए हैं अनअकैडमी पर, पता नहीं बच्चों को, मैंने 2 को बोला तो पता चला। अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं, वो 1 से 3, 3 से 3, 3 से 3, 9, 9 से 27 चेंज बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, वो मैंने कल देख लिया था। 1000 बच्चों को जोड़ने का मतलब होता है कि मैं 7 दिन में मैंने एक चेंज जोड़ लिया था। चलिए,
और वन पार्ट के लास्ट तक आप 1000 बच्चे वहां रुके भी थे लमसम लमसम। चले अच्छा एक मिनट, हम लोग आते हैं कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। सो कंपैरिजन बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम, तो यूरेनियम हो गया 235 और थोरियम हो गया 233। होता क्या सुनो, अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, ये बताओ कि यूरेनियम और थोरियम में सबसे ज्यादा नेचर में क्या होता है। सो विच वन इज मोर एबंडेंटली प्रेजेंट इन द नेचर। अगर हम पूछेंगे प्रकृति में थोरियम ज्यादा है या यूरेनियम ज्यादा है, प्रकृति में यूरेनियम ज्यादा है या थोरियम ज्यादा है, तो आप सब जान रहे हैं, एकदम सही है, काफी लोग मुझे सही बता रहे हैं, थोरियम इज मोर एबंडेंटली प्रेजेंट इन द नेचर। थोरियम इज मोर एबंडेंटली, है ना, मोर एबंडेंटली प्रेजेंट इन द नेचर। तो लिख लीजिएगा, थोरियम प्रकृति में यूरेनियम से अधिक होते हैं, थोरियम प्रकृति में यूरेनियम से अधिक होते हैं। ओके, थोरियम प्रकृति में यूरेनियम से अधिक होते हैं, ठीक है। तो थोरियम यूरेनियम में ज्यादा क्या है, याद रखिएगा, थोरियम यूरेनियम में प्रकृति में है ना, प्रकृति में थोरियम ज्यादा पाए जाते हैं। और आप सबको पता है कि इंडिया, भारत दुनिया में ऐसा कंट्री जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, तो ये तो अमाउंट हो गया, मात्रा हो गया, अमाउंट होगा। अमाउंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो थोरियम इज मोर एबंडेंटली प्रेजेंट इन द नेचर देन यूरेनियम। दूसरी चीज अगर मैं पूछूं, बताओ कि थोरियम और यूरेनियम में, इन दोनों में, थोरियम और यूरेनियम में ज्यादा हीट जनरेशन कौन करता है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है पावर जनरेट करने की, यानी यूरेनियम 235 या थोरियम डिराइव्ड यूरेनियम 233। यहाँ पे भी काफी कंफ्यूजन है, यहाँ पे बता दूं। अच्छा, पहले वाले केस में आपको क्या मिला था, पहले वाले केस में आपको मिला था कि थोरियम प्रकृति में ज्यादा मिलता है अमाउंट में। दूसरे वाले केस में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको बता दूं, थोरियम इज मोर एफिशिएंट। यस, थोरियम की दक्षता, है ना, थोरियम की दक्षता ऊर्जा जनित करने की अधिक है। थोरियम इज मोर एफिशिएंट, थोरियम इज मोर एफिशिएंट फॉर पावर जनरेशन, यानी कहने का अभिप्राय है थोरियम से ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है, पावर जनरेशन, है ना, थोरियम से ऊर्जा या ऊष्मा अधिक निर्मित होती है। रेहान, एक्चुअल में बच्चा ये सब एक्सपेरिमेंट है, हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट किए न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, हम तो उन चीजों को लाकर आपको बता रहे हैं। पहला, अभी बताओ कि जब तुम्हारे टीचर बाबर हुमायूं पढ़ाते हैं तो कोई कहता है सर बाबर कैसे, कोई हल ले आता है क्या बाबर को लेकर, गांधी जी लेकर आता है क्या क्लास में, थियरी ही तो पढ़ते हैं हम लोग, तो थियरी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सोचो हम तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तुमको दिखा देंगे। हिस्ट्री वाले कहां से आज 1947 कराएंगे तुम्हारे सामने, 1857 की क्रांति कैसे यहाँ तुम्हारे सामने हो सकता है, तो मान लीजिए ऐसी कुछ चीजें प्रूफ है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं। चलिए, है ना, तो वही बात मैं कह रहा हूँ। चलिए, आज का दिक्कत हो जाएगा, हम तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब एंशिएंट लिटरेचर कहां से ले जाओगे तुम लोग, है नहीं, कहां से हम लाए कबीर और रहमान को, और है ना, उनको दिखाएं आप लोगों को। चलिएगा, ठीक है, तो ये थियरी की तरह याद रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल, अरे आप लोग जानते हो भारत ऐसा राष्ट्र है जहां इंजीनियरिंग स्टूडेंट कभी इंजीनियरिंग करवे नहीं करते हैं, है ना, और इंजीनियरिंग डिग्री भी पा जाते हैं। अब सोचोगे कैसे, ये बताओ, हमारे इंडिया में कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ही नहीं। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी थियरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल कहां करते हैं भाई, तो हम करें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बिना इंजीनियरिंग ही कर गए। क्यों? क्योंकि हमारे लैब्स ही नहीं है, हमारी प्रयोगशालाएं ही नहीं है, जहां पे हमारे बेचारे बच्चे जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स वाले हैं उनके पास सुविधाएं ही नहीं है। अरे हम आईआईटी की बात करते हैं, वहां भी इतना सुविधा है, इसलिए हो गया कि पैसा उसको बहुत आ रहा है, इतने सारी यूनिवर्सिटीज कहां दे सकते हैं। ओके एवरीवन, चलेगा। और ये सब बहुत सारी, और हमारा सरकार भी कभी नहीं चाहता है ना, यू आर राइट, आईआईटी वाले भी बेरोजगार हैं, मतलब आप मुझे बोल रहे हैं हर्ष, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, चलिएगा। तो वही बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसे छोड़ो सब, थोरियम इज मोर एफिशिएंट फॉर पावर जनरेशन, ये सब एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ठीक है। चलिए, थर्ड की बात आई है, चलो थर्ड की बात करते हैं। अच्छा, ठीक है बच्चा, तीसरी चीज समझना, तीसरी, तो थोरियम इज मोर अबंडेंट इन द नेचर, प्रकृति में ज्यादा मिलता है। दूसरा, थोरियम इज मोर एफिशिएंट फॉर द पावर जनरेशन, थोरियम पावर जनरेशन ज्यादा करता है, मोर एफिशिएंट है। तीसरी बात समझना, ठीक है, तीसरी बात समझना। अच्छा, मैं ये पूछूं कि जब थोरियम जलता है और जब यूरेनियम 235 जलता है, तो दोनों के केस में कहां पर न्यूक्लियर वेस्ट ज्यादा बनते हैं। ओके, तीसरा बात मैं पूछ रहा हूं कि अगर थोरियम डिराइव यूरेनियम 233 बर्न और यूरेनियम 235 बर्न, तो इन विच केस हैव अ मोर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट, और कहां पर लेस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट। ठीक है, काफी बच्चे सही दे रहे हैं, है ना। जो थोरियम डिराइव यूरेनियम 233 है, थोरियम डिराइव यूरेनियम 233 produces less amount of nuclear waste, less amount of nuclear waste, ये less amount of nuclear waste जनरेट करता है, ये पेपर रिमेंबर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखें, ओके, अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखें तो आपको क्या मिल रहा है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखें तो हमें ये मिल रहा है कि थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम। आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम, है ना, थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम, यानी हर मामले में थोरियम यूरेनियम से बेहतर मिल रहा है। ओके, थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम, यानी हर मामले में आपको थोरियम यूरेनियम से बेहतर मिल रहा है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा जो कि लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा कि सर अगर थोरियम इन सारे मामले के, थोरियम प्रकृति में ज्यादा है, थोरियम की एफिशिएंसी पावर जनरेशन की ज्यादा है, थोरियम के जलाने से उसमें न्यूक्लियर वेस्ट भी कम आते हैं, उसकी रिसाइक्लिंग में दिक्कत कम होती है, तो इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम। सो इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इन दीज ऑल द एस्पेक्ट थोरियम इज बेटर देन यूरेनियम। अब यहाँ पर बात ये होती है, अगर थोरियम यूरेनियम से इतना बेटर है, अगर थोरियम यूरेनियम से इतना बेटर है, तो फिर हम लोग थोरियम का क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आप भारत के रिस्पेक्ट में देखिए तो थोरियम का यूज, और भारत ऐसी कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा थोरियम भी मिलता है दुनिया में, तो इस बारे में हम लोग बात आगे करेंगे। ठीक है, सो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग ऑफ थोरियम, व्हाई थोरियम इज नॉट इन यूज,
है ना, वाई थोरियम इज नॉट इन यूज, हेडिंग डाल दीजिएगा, थोरियम का प्रयोग हम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, इतनी सारी बेनिफिट, वाई थोरियम इज नॉट इन यूज, आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और इसको हेडिंग लिखकर वहां पर 10 लाइन छोड़ दीजिए, वहां पर 10 लाइन छोड़ दीजिए, सिर्फ 10 लाइन छोड़ दीजिए, देखिए 40 पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। तो वाई थोरियम इज नॉट इन यूज, यहां पर क्योंकि इसको समझने के लिए, इस उत्तर को समझने के लिए अभी आपको कुछ रिएक्टर वगैरह के कांसेप्ट को भी समझना होगा, लेकिन यहां पर अभी बताया नहीं जा सकता, इस पर हम लोग थोड़ी देर के बाद आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन लेकर यहां छोड़ दिए क्योंकि एक सीक्वेंस में हम पढ़ना, उसके बाद ये सीक्वेंस बनता है, अगर दिस मच ऑफ बेनिफिट थोरियम हैव, सो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग थोरियम, है ना, स्टिल वी आर नॉट यूजिंग थोरियम, जबकि इंडिया ऐसी कंट्री है दुनिया में सबसे थोरियम भी होता है। अब कितनी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पता नहीं आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जल्दी बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब इधर आओ, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या बातें की थी। अब यहाँ पे सर आपने ना, जब ये 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम आप पढ़ा रहे थे, आपने फ्यूल को बहुत अच्छे से कवर कर दिया, और फ्यूल में आपने डिमांड वाला वो क्वेश्चन तो 2012 में आया था, वो भी आपने डिस्कस कर दिया, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो आप फ्यूचर के लिए छोड़ रहे हैं कि कैसे फ्यूचर में थोरियम को हम एक अच्छे फ्यूल के फॉर्म में और यूज कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ आगे बढ़ते हैं सुनिएगा। हाँ, अब आते हैं मंदक की तरफ, मॉडरेटर की तरफ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, मंदक, हेडिंग डालिए मॉडरेटर। देखो थोड़ा मॉडरेटर के बारे में समझना, कंसेप्ट है, लॉजिक है, ठीक है, कंसेप्ट है, लॉजिक है, इसे जरा समझना, ठीक है। मॉडरेटर यानी मंदक, जिसको हम लोग कहते हैं मंदक, सो मॉडरेटर या मंदक। इसको समझने के लिए पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। यूरेनियम 92 न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में टूटा, बेरियम बना 56, क्रिप्टॉन बना 36, 3 न्यूट्रॉन निकला और हीट या एनर्जी मिली। ओके, हीट या एनर्जी मिली। सो यूरेनियम को न्यूट्रॉन ने तोड़ा, बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन निकला, हीट या एनर्जी निकली, ठीक है। इसको हमने यूज कर लिया तो इलेक्ट्रिसिटी और या तो एटम बम, दोनों चीज, यानी कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए हीट को हो सकता है और जान मारने के लिए एटम के फॉर्म में भी हो सकता है। असल में क्या होता है, देखो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ध्यान रखिए, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उस रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती है। कहने का मेरा अभिप्राय है कि एक्चुअल में जो न्यूट्रॉन यूरेनियम को तोड़ता है ये स्लो स्पीड का न्यूट्रॉन होता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि स्लो स्पीड का न्यूट्रॉन ही यूरेनियम को तोड़ता है, ये यूरेनियम की प्रॉपर्टी है। यानी अगर आपको यूरेनियम को तोड़ना है या इलेक्ट्रिसिटी बनाना है या एटम बम बनाना है तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन वहां पे स्लो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो न्यूट्रॉन निकलता है यूरेनियम को तोड़ने के बाद इसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। स्लो स्पीड का न्यूट्रॉन होता है, यहाँ स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, और फास्ट स्पीड का न्यूट्रॉन जब अगला यूरेनियम को तोड़ने जाता है तो नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये यूरेनियम का नेचर है कि यूरेनियम ब्रेक विद स्लो स्पीड न्यूट्रॉन, ये केमिकल रिएक्शन है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा ताकि जो न्यूट्रॉन की गति बढ़ रही है वहीं अंदर रिएक्टर के अंदर वो स्लो हो जाए, तो वी हैव टू नीड अ मॉडरेटर। यहाँ पर मंदक की आवश्यकता होती है। जब जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन तोड़ेगा और अगला न्यूट्रॉन की गति फास्ट होगी, उस न्यूट्रॉन को फिर स्लो करने के लिए उस रिएक्टर के अंदर, उस भट्टी के अंदर जिसके अंदर पूरा रिएक्शन चल रहा है, वो न्यूट्रॉन की गति को स्लो करता जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा जरा इस बात को, लिखिएगा जरा इस बात को, ओके। लिखना यूरेनियम ब्रेक विद द स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, लिखना यूरेनियम मंद गति के न्यूट्रॉन की उपस्थिति में टूटता है, लिखेगा यूरेनियम ब्रेक विद द स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यूरेनियम ब्रेक विद द स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कहने का मतलब है यूरेनियम मंद गति के न्यूट्रॉन, सॉरी, ओके, यूरेनियम मंद गति के न्यूट्रॉन में टूटता है। सो यूरेनियम ब्रेक इन द विद द स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर लिखना बट स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन इज सो फास्ट, बट स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन इज सो फास्ट, बट स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन इज सो फास्ट, किंतु 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 निर्गत न्यूट्रॉन की गति बहुत तीव्र होती है, बट स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन इज सो फास्ट, किंतु निर्गत न्यूट्रॉन की गति अधिक तीव्र होती है, ठीक है। ओके, फिर लिखना मॉडरेटर इज यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, सो मॉडरेटर यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इंग्लिश में लिखना सो मॉडरेटर यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, सो मॉडरेटर यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। हिंदी में लिखा अतः 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 मंदकों का उपयोग, अतः मंदकों का उपयोग न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए होता है, जिससे अतः मंदकों का उपयोग न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए होता है, मंद करने के लिए होता है, जिससे जिससे नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया चलती रहे, ठीक है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया चलती रहे या यूरेनियम टूटता रहे रिएक्टर के अंदर। तो आई एम वेरी श्योर मॉडरेटर हो गया। पता है मॉडरेटर जो होते हैं, जो मॉडरेटर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है,
ठीक है विशाल, थैंक यू। है ना, इधर सुनो इधर सुनो। असल में क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, है ना, उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो जब नीतिका वगैरह किसी का छूटता है ना और कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो आप लोग ये काम किया करो, जिन बच्चों का हो गया है ना वो इसमें लिख दिया करें, पेस्ट कर दिया करें, ये चीज बोला है सर ने। ठीक है, तो इसमें बहुत फायदा होता है। ठीक है, बहुत फायदा होता है, हमारा टाइम बच जाता है, आपका भी, और एक दूसरे को कोऑपरेट भी कर लेते हैं, है ना, एक दूसरे को आप लोग कोऑपरेट भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, हमको पता नहीं हम कहाँ चलेगा, क्या छूटा है। ठीक है, क्योंकि हमें दिखता तो है नहीं, क्लास में फिर भी कॉपी उठा के देख लेते हैं। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटर क्या है, एक तो हैवी वाटर, एक तो हैवी वाटर ले सकते हैं, एक तो आप ग्रेफाइट ले सकते हैं, है ना, ग्रेफाइट ले सकते हैं। ये सब अच्छे मॉनिटर्स हैं, ये सब अच्छे मॉनिटर्स हैं। दीज आर द गुड मॉनिटर्स, याद रखिएगा, दीज आर गुड। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2011 के प्री में आया, किसी बच्चे ने लिखा भी, हाँ ये आया हुआ है, आई एस देवासी, इसने लिखा हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ रिएक्टर्स वगैरह में, जो भी हैवी वाटर्स के क्या यूजेस होते हैं, ये अच्छा मनीष यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है। ओके, यूपीपीसीएस में भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मेरा अपना वो है शूट एक पूर्वांचल है गोरखपुर में, उसमें यूपी बीसीएस के बच्चे बहुत हैं, बहुत हैं, भरे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी वगैरह में यूपी के बच्चे काफी होते हैं ना। तो हैवी वाटर वगैरह का यूज क्या हो जाएगा, ये स्लो डाउन द स्पीड एंड रिटर्न हो जाएगा। अच्छा अमृता, ठीक है, मैं आ रहा हूँ गोरखपुर मार्च में, तो मिलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अब इधर आते हैं। ठीक है, मॉनिटर के बाद, है ना, आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर हो गया, अब विल कम टुवर्ड्स द कूलेंट के बारे में आते हैं। नाउ विल कम टुवर्ड्स द कूलेंट, सो नाउ विल कम टुवर्ड्स द कूलेंट। ठीक है, हाँ इलाहाबाद में भी है ना। सब कूलेंट पर आते हैं। कूलेंट क्या होता है, कूलेंट का, कूलेंट को हम लोग कहते हैं शीतला, कूलेंट को हम लोग कहते हैं शीतला, कूलेंट को हम लोग कहते हैं शीतला। स्लो टेक्नोलॉजी समझाइएगा बच्चों, स्पीड स्लो है ना या ठीक है, स्पीड ठीक है ना। जैसे कुछ लोगों को देख लो यार, मतलब ऐसा ना हो कि बॉटल देना, मेरा बॉटल पानी नहीं आता, इसको लेते जाना, प्यास लगी तगड़ी रख देना। मुझे तो दिख नहीं रहा, इतना छोटा है आपका डाउट। अरे दिख गया, ओ क्या है ये, तो स्पेस, ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया ना, ये तो मैंने करा दिया। 36 तो आप कर सकते हैं सॉल्व राइट नाउ, 36 तो आप कर सकते हैं ना। थोरियम इज फॉर मोर अबंडेंट इन द नेचर, हो तो गया ऑन दिस, हाँ ये तो हो गया। अरे छोटा कैसे होगा, अरे भाई हाँ हो गया हो गया हो गया, और छोटा कैसे होगा ताकि मैं स्क्रीन पे देखूं, जा भाई, हाँ अब हो गया। ओके जा भाई, जा क्यों नहीं रही है, अरे अरे क्यों काम नहीं कर रहा है, एक मिनट बच्चा, एक मिनट है ना, एक बार रिफ्रेश करता हूँ कि डिस्कनेक्ट ना हो। ठीक है बच्चों, मैं कूलेंट की बात कर रहा था, शीतलक की बात कर रहा था। ठीक है, तो कूलेंट या शीतलक क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन होता है, इसे ध्यान रखना, जब कोई भी रिएक्शन होता है, जब कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। जब कोई भी अभिक्रिया होती है उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं, सुनना, कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, यानी कुछ ना कुछ दाब और कुछ ना कुछ ताप होता है। तो कुछ ना कुछ प्रेशर होता है और कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। तो कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर। जैसे मैं एक बात पूछता हूँ, ये बताओ, हम लोग की जो बॉडी है, हम लोग की जो बॉडी है, ठीक है, ये भी क्या है, हम लोग की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट तरह के काम चले। कल मैं आपको जब बायोलॉजी में थोड़ा बता रहा था, स्पेशल क्लास में मैंने बोला था कि हम लोग की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना, अंग तंत्र जिसे बोलते हैं। हम लोग की बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है ना, आपको मैं अभी बता रहा हूँ, एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, एक अभिक्रिया होती है, पूरी बॉडी में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो और वैसे भी कल मैंने बोला था कि हम लोग किसके बने हुए, प्रोटीन के बने हुए। तो हमारी बॉडी केमिकल कंपाउंड है, और हमारी बॉडी के अंदर चलने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब्क्यूटेटिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और ये सारा का सारा जो केमिकल रिएक्शन है, ये किसी ना किसी प्रेशर और टेम्परेचर पे चलता है। क्यों, आपकी बॉडी का प्रेशर नहीं है 80 to 120 mm मर्करी। जब आप बीपी चेक करते हो, स्टिग्मोमेनोमीटर से आपको पढ़ाऊंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है 80 to 120 mm मर्करी। वहीं दूसरा का दूसरा आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कहने का मतलब है आपकी बॉडी भी तो किसी प्रेशर और टेम्परेचर पे सारे केमिकल रिएक्शन कर रही है। आपकी बॉडी भी तो किसी ना किसी प्रेशर टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन कर रही है। यही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, यही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए किसी ना किसी प्रेशर और किसी ना किसी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। ओके, अब देखना होता क्या है, असल में यहाँ होता क्या है इस रिएक्शन में, देखना है ना।
अब यहाँ पर असल में होता है कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, जो पीछे आपने देखा था ना, ये देखो, ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखा था ना, ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो देख रहे हो, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया है। ध्यान रखना, ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना, ये ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन हो रहा है, मेरा कहने का मतलब है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आपको मैं बता रहा हूँ, नाभिकीय विखंडन वाला, ये अभिक्रिया जो होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसे ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जी का मतलब होता है इस पूरे प्रोसेस में ऊष्मा निकलती है, हीट निकलता है। इस पूरे प्रोसेस में ऊष्मा निकलती है, हीट निकलता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फिजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अधिक हीट या हो जाएगा तो आपका जो होगा ना फ्यूल का, यानी यूरेनियम का जलना रुक जाएगा, और यूरेनियम का टूटना रुक जाएगा तो हीट या एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए रुक जाएगी। तो हमको एक बात बताओ, सीधा का सीधा कंसेप्ट बता दो, जब हम लोग गाड़ियां यूज करते हैं, कोई कार ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कूलेंट डालते कि नहीं डालता कि वो ठंडा रहे? जल्दी बताओ, नहीं तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा तो जो ईंधन है, पेट्रोल डीजल, वो जलना बंद हो जाएगा। तो सीधा कहने की बात है, जो कूलेंट यूज होता है, कूलेंट क्या करता है? कूलेंट जो होता है मेंटेन टेंपरेचर इनसाइड द रिएक्टर, कि जिस भट्टी के अंदर, जिस रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल जल रहा है, यूरेनियम थोरियम, उसके अंदर ऊष्मा एक लेवल के ऊपर ना जाने पाए। अरे तुम अपना ही देख लो ना, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री है, जैसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है हालत खराब हो जाती है। हमारी बॉडी के भी अंदर के सारे केमिकल रिएक्शन उल्टे सीधे हो जाते हैं, और ज्यादा हो गया तो ब्रेन हेमरेज होकर डेथ भी हो जाती है। यानी हर जगह एक रिएक्शन के लिए एक बॉडी, एक टेम्परेचर चाहिए। जैसे आप फीवर के केस में भी बॉडी के अंदर देख सकते हैं, ये तो समझने की चीज थी कि आपके शरीर के अंदर भी वही हो रहा है। वैसे ही इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर भी जब हम रिएक्टर के अंदर वो सारा का सारा प्रोसेस करते हैं, तो वहां हीट काफी बढ़ जाता है, और हीट काफी बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेटली आईएस देवासी कह रहा है कि सर जो हम लैपटॉप यूज करते हैं उसको भी हम ठंडा करते हैं, उसमें फैंस होते हैं, डेफिनेटली, नहीं तो उसके भी फिलामेंट जल जाएंगे और लैपटॉप की उम्र कम होगी। लैपटॉप में फैन खराब हो जाने से लैपटॉप गर्म ज्यादा होता है, आपका लैपटॉप जल्दी खराब हो जाता है। दिस इज आल्सो राइट, आई एग्री विद यू। पहले बताओ कूलेंट का मतलब समझ में आया कि नहीं? कूलेंट क्या करते हैं? कूलेंट दे मेंटेन प्रॉपर टेंपरेचर इनसाइड द रिएक्टर। कूलेंट दे मेंटेन प्रॉपर टेंपरेचर इनसाइड द रिएक्टर, सो दे मेंटेन प्रॉपर टेंपरेचर इनसाइड द रिएक्टर, इनसाइड रिएक्टर, सो मेंटेन प्रॉपर टेंपरेचर इनसाइड द रिएक्टर। तो जो परमाणु भट्टियां होती हैं, नाभिकीय भट्टियां होती हैं, उनके अंदर ऊष्मा का नियमन करने के लिए, तापमान का नियमन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं। यू पीपल रिमेंबर, है ना, हम लोग यहाँ पर कूलेंट का यूज करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ कूलेंट का यूज करते हैं। एवरीबॉडी बोलो, यू पीपल राइट ना? एवरीबॉडी राइट ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, थंबनेल दे दिया करो, ठीक है, राइट। तो मेरे ख्याल से कूलेंट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो दैट कूलेंट्स क्या करते हैं? दे मेंटेन प्रॉपर टेंपरेचर इनसाइड द रिएक्टर, ताकि जो यूरेनियम टूट रहा है वो टूटता रहे, कहीं ऐसा ना हो उस जगह पे हीट एनर्जी काफी ज्यादा हो जाए। ओके फाइन। अब कूलेंट के बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, जो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द कमिंग ईयर 22 या 23 में क्वेश्चन है, जो आना चाहिए आपके पेपर में। तो आने वाला ये भी क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, 22 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से जो आना चाहिए, वो आपको जानना होगा कंट्रोल रॉड के बारे में। कंट्रोल रॉड के बारे में, जिसको हम लोग एब्जॉर्बेंट रॉड भी कह सकते हैं, ना, इसको हम लोग एब्जॉर्बेंट रॉड भी कह सकते हैं। कंट्रोल रॉड का मतलब होता है नियंत्रक छड़े, इसको हम बोलते हैं हिंदी में नियंत्रक छड़े, और एब्जॉर्बेंट रॉड को हम लोग बोलते हैं अवशोषक छड़े, ठीक है। हिंदी वालों, इनको नियंत्रक छड़े या अवशोषक छड़े भी कहते हैं। Somebody are giving me the answer कि सर ये कैडमियम के बने होते हैं, ठीक है, ये बोरॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बोरॉन के बने होते हैं, कैडमियम के बने होते हैं, है ना, इंडियम के बने होते हैं, है ना, इंडियम होते हैं। ये इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। बोरॉन मींस बी, कैडमियम मींस सी डी, इंडियम मतलब आईएन। ये सारे के सारे जो है, दीज आर द कंट्रोल रॉड्स। ये इंडियम है, यानी दीज आर द कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। तो इस तरह के हैं, और भी हैं, लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपके पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैडमियम रॉड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कैडमियम रॉड का क्या काम है, तो उस पर हम लोग अभी बात करते हैं, ठीक है। इंडियम, तो ये हो गया बोरॉन, ये हो गया कैडमियम, और ये हो गया इंडियम, ठीक है। अब बात होती है रॉड क्या कर रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। आपके पेपर में आएगा, इसको टिक कर लेना। अरे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कंट्रोल रॉड कौन कौन होता है, बोरॉन, ना, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ये तो आप स्टेट पीसेस से इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ कैडमियम इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, या कोई बोरॉन रॉड का, कंट्रोल रॉड का न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर के अंदर क्या उपयोग होता है, ठीक है। अब समझना ये क्या करता है, मैं उसको बताता हूँ। एक काम करो, आप न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन में फिर जाओ। न्यूक्लियर फिजन में क्या देखा था आपको, याद हो गया होगा आपको, यूरेनियम है 92, ये न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में टूट रहा है 01, क्या बना बेरियम Ba 56, क्या बना क्रिप्टॉन 36 प्लस क्या निकला 3 न्यूट्रॉन, और प्लस क्या मिला हीट या एनर्जी, प्लस क्या मिला हीट या एनर्जी, प्लस मिला हीट या एनर्जी, ठीक है, हीट या एनर्जी, ठीक। आप सुनो होता क्या है। ये यूरेनियम किसने तोड़ा? न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम तोड़ा, समझना भी, एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को तोड़ा। और ये मान लो एक रिएक्टर है, रिएक्टर मतलब एक फर्नेस या एक भट्टी, जिसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग यूरेनियम को जलाते हैं, यूरेनियम को तोड़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एक भट्टी जिसके अंदर हम यूरेनियम को जलाते हैं या तोड़ते हैं, वो क्या होता क्या है, सुनो। अच्छा एक बात बताओ कि जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, एक बात पहले हमको सब लोग तैयार हो जाओ आंसर देने के लिए, ठीक है। एवरीबॉडी लिसन में, जो हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करा रहे हैं, इसको हम दो तरीके से मान लो करा लें। एक, अगर हम रिएक्शन को कंट्रोल कर लें, ठीक है, और दूसरा हम रिएक्शन को अनकंट्रोल कर लें, कौन ज्यादा खतरनाक है?
विच वन इज मोर डेंजरस? अगर हम रिएक्शन को कंट्रोल कर लें या अनकंट्रोल कर लें? डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं, अगर रिएक्शन अनकंट्रोल हो गया तो वो खतरनाक हो सकता है। और यही होता है मित्र, होता क्या मैं आपको बताऊं, जो एटम बम होता है ना, जो एटम बम होता है उसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को अनकंट्रोल कर दिया जाता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं तो आप क्यों चाहेंगे कि आपकी भट्टी फट जाए, जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं मर जाएं, जिसके अगल बगल लोग रह रहे हैं मर जाएं? तो यहाँ पर रिएक्शन को आप कंट्रोल मैनर से कराएंगे। और हम लोग कंट्रोल रॉड का यूज असल में कहाँ करते हैं? हम लोग कंट्रोल रॉड का यूज असल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही करते हैं। तो कंट्रोल रॉड वी पीपल आर यूजिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दिस वन यू पीपल रिमेंबर। ओके, तो कंट्रोल रॉड का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ही करते हैं, यू पीपल रिमेंबर। अब होता क्या है समझना। असल में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन यूरेनियम को तोड़ता है, आप समझिएगा, एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को तोड़ा, उससे क्या निकला? 3 न्यूट्रॉन निकला। और जब एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को तोड़ा तो जो हीट या एनर्जी निकली वो 1 गुना हीट या एनर्जी निकली, यानी 1 टाइम हीट या एनर्जी थी। वो 1 गुना हीट एनर्जी थी, यानी 1 टाइम हीट एनर्जी थी। तो 1 टाइम का मतलब 1 मैंने लिख दिया, गोला बना दिया। अगली बार कितना न्यूट्रॉन निकला? 3 न्यूट्रॉन निकला। तो जब 3 न्यूट्रॉन निकला तो 3 न्यूट्रॉन जाके कई यूरेनियम को तोड़ेगा? डेफिनेटली 3 को तोड़ेगा। एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को तोड़ा, दूसरे ने दूसरे को तोड़ा, तीसरे ने तीसरे को तोड़ा। अब क्या होगा? हर एक के टूटने से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेगा। और एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को तोड़ा तो 1 गुना ऊर्जा, एक न्यूट्रॉन ने दूसरे यूरेनियम को तोड़ा तो 1 और गुना ऊर्जा, एक न्यूट्रॉन ने एक और यूरेनियम को तोड़ा तो 1 और गुना ऊर्जा। कहने का मतलब है यहाँ पर जो 1 टाइम हीट या एनर्जी थी अब वो 3 टाइम हो गई। क्यों? क्योंकि 3 न्यूट्रॉन जाके यहाँ पर 3 यूरेनियम को तोड़ रहा है। अगली बार क्या न्यूट्रॉन जाएगा इधर? अगली बार 9 न्यूट्रॉन आएगा। तो कहने का मतलब अगर 9 न्यूट्रॉन जाएगा और अगली बार क्या यूरेनियम को तोड़ेगा? 9 यूरेनियम को तोड़ेगा तो क्या निकलेगा? 27 न्यूट्रॉन निकलेगा। और यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन ने 9 यूरेनियम को तोड़ा तो 9 टाइम हीट एनर्जी हो जाएगी। अगली बार 27 न्यूट्रॉन जाएगा, समझो 27 न्यूट्रॉन जाएगा, ठीक है? कितना यूरेनियम तोड़ेगा? 27 यूरेनियम तोड़ेगा। अब क्या होगा? 81 न्यूट्रॉन निकलेगा। और क्या होगा? 27 टाइम्स हीट एनर्जी आएगी। एक बात बताओ, हम गुना गुना करते चलेंगे, 81 है ना, 243, हम कर क्या रहे हैं? फालतू काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है पहली बार तो 1 गुना ही निकला, अगली बार 3 गुना निकला, अगली बार 9 गुना निकला, अगली बार 27 गुना निकला, 81 गुना निकला। अरे इतना हीट से अगर रिएक्शन होगा, इसको केमिस्ट्री में तो लोग पढ़े हुए चेन रिएक्शन कहते हैं। श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया हम लोग बचपन में पढ़े थे, है ना? श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन अगर बन गया दोस्त, चेन रिएक्शन बन गया तो होगा क्या? ये रिएक्टर के अंदर 1 गुना, 3 गुना, 9 गुना, 27 गुना बनेगा तो पूरा का पूरा रिएक्टर जो होगा वो बस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्टर जो होगा फट जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्टर होगा अगल बगल लोग मर जाएंगे। और ऐसे ही घटना हुई थी, आपने सुना होगा यूक्रेन में, जिसका नाम था चिरनोबिल डिजास्टर। चिरनोबिल डिजास्टर एक ऐसी आपदा हुई थी जहां पर पूरा का पूरा रिएक्टर फट गया था, क्योंकि रिएक्शन जो था वो क्या हो गया था? रिएक्शन जो था वो अनकंट्रोल हो गया था। और यही अनकंट्रोल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए क्या? कंट्रोल रॉड। एवरीबॉडी क्लियर? इट्स व्हाट? कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड क्या करते हैं? कंट्रोल रॉड क्या करते हैं, जहां मान लो 3 न्यूट्रॉन है, इधर 3 न्यूट्रॉन है तो खट से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे, तब 21 न्यूट्रॉन जाएगा, 21 यूरेनियम टूटेगा और 21 गुना, फिर 3 निकला तो फिर 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो 21 यूरेनियम टूटेगा, ना कि 9 यूरेनियम टूटेगा। तो कहने का मतलब है जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, अगेन आई रिपीट, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब कर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगा कौन? कंट्रोल करने का काम पर कौन? बोरॉन, कैडमियम और इंडियम के रॉड। इसीलिए इनको कंट्रोल रॉड, और ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को, इसलिए इनको अवशोषक छड़ें या एब्जॉर्बेंट रॉड भी कहते हैं। अब मुझे बताओ कि तुम लोग कंट्रोल रॉड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये क्वेश्चन 2022 या 23 में अगर आ रहा है तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। मुझे सबका थंबनेल चाहिए, सबका थंबनेल चाहिए। ठीक है सिर्फ परफेक्टली अंडरस्टूड। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, कंट्रोल रॉड आपके पेपर का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है जो आ सकता है। सो बी अलर्ट हियर। पूछ लो, यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। कंट्रोल रॉड देखो, मैंने कंट्रोल रॉड करा दिया, क्या क्या चीजें मैंने करा दी, इधर देखो, क्या क्या चीजें मैंने करा दी, इधर देखो। मैंने आप लोगों को यहाँ पर फ्यूल करा दिया, मैंने मंडप करा दिया, मैंने कूलेंट करा दिया, मैंने रिएक्टर करा दिया, और एक एक्स्ट्रा मैंने कंट्रोल रॉड करा दिया। सॉरी रिएक्टर नहीं कराया, सॉरी कंट्रोल रॉड करा दिया। रिएक्टर अगली हेडिंग होगी, ठीक है? इन 4 में से अगर कुछ पूछना है तो यू आस्क मी। फर्स्ट यू आस्क मी, देन आई विल गो टुवर्ड्स द रिएक्टर। अरे मेरी चाय, रिएक्शन नॉट किया, कौन सा रिएक्शन रेहान? सर रिएक्शन, सर रॉड वाला का लास्ट लाइन कैसे यूज करेंगे? मैं समझा नहीं बचा, क्या बोल रहे हो तुम लोग? लास्ट वाले का लास्ट लाइन मतलब मैं नहीं समझा। इसमें लास्ट वाला क्या? मैंने सिर्फ ये बोला कि कंट्रोल रॉड दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन and control the nuclear fission reaction. एक ही लाइन में लिखोगे, they absorb extra neutron in the nuclear reactor and control nuclear fission reaction. कंट्रोल रॉड अगर भी पूछे कैसे लिखोगे तो यही लिखोगे, they absorb and they absorb extra neutron in nuclear reactor
and control nuclear fission reaction. And control nuclear fission reaction. वे अतिरिक्त न्यूट्रॉन की संख्या को अवशोषित कर नाभिकीय भट्टियों के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं, है ना। ये लिख लीजिए, इंग्लिश वाला ये लिख लीजिएगा। ओके, so they absorb extra neutron in nuclear reactor and control nuclear fission reaction. ये अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को परमाणु भट्टियों के अंदर नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। परमाणु भट्टियों के अंदर नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। टेक्निकल समझने में लाइन, कोई बात नहीं, मैं समझाने, अगर मेरे समझाने के बाद फिर समझ में नहीं आएगा तो मेरा यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है। ओके, मेरा यहाँ होने का कोई फायदा नहीं। अरे ठीक है, कृत्रिम सूर्य, हाँ कृत्रिम सूर्य मिल तो गया आप लोगों को, जस्ट चेकिंग इट। कृत्रिम सूर्य, ठीक है। Moderator slow down the high velocity neutrons. Control rod use initiating the stopping the fission reactions. नहीं अंजलि, moderator slow down the high velocity neutron चलेगा, ठीक है। Control rod use initiating the stopping the fission reaction. नहीं ऐसे मत बोलो, control the reaction बोलो। And control rod use initiating and stopping the fission reaction. नहीं ऐसे नहीं, initiating stopping के लिए नहीं होता, control reaction के लिए होता बच्चा, ठीक है। ओके, और हीट को कंट्रोल करने के लिए तो कूलेंट्स होते हैं। तुम अंजलि देखो फिर इधर उधर मत करो बच्चा, ठीक है। कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं सर मॉडरेटर में एज ग्रेफाइट, कर सकते हैं। कूलेंट कंट्रोल मांगे करता है, मैनेज करता है, ठीक है ओके बच्चा, देखना जो तुमने बोला है, ठीक है। कहाँ है अंजलि, थोड़ा लेट रहना, ठीक है। अच्छा, वन थिंग, नाउ यू कम ऑन रिएक्टर्स, हो गई ये चीजें। नाउ कम रिएक्टर्स टाइप 1 में, ठीक है बच्चा, ठीक है। लॉस्ट वन विल कूलेंट, हाँ ठीक है। मुझे भी लग रहा था तुमने किया, लेकिन पहले मैंने पूछा, मैं क्यों बोलूं, क्या पता कि तुमने गलती से किया या बाई चांस सही किया। मुझे लग रहा था गलती से सुना है, चलो इतना तो मुझे भी समझ आता है। चलो गुड। रिएक्टर, आज तुम लोग एटम बम वाले साइंटिस्ट बन गए तुम लोग, वाह ग्रेट। तो आज तो तुम लोगों को वाव फैक्टर चल रहा है ना, वाव है ना, बोलो वाव, है ना, वाव सर। आज हम लोगों ने एटम बम समझने लगे सर। आज सर देखो तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी आज नहीं किया, सिर्फ क्या किया, सिर्फ मुझे 2 घंटे तुमने क्लास सुन ली बस, और कुछ किया क्या नहीं। और आज तुम लोग को आज ये समझ में आने लगा कि यूरेनियम को हम इलेक्ट्रिसिटी में बना रहे हैं और यूरेनियम को हम एटम बम बना रहे हैं, बहुत ही बैलेंस तरीके से। Kim Jong बन जाए। So I'm wondering that I'm able to solve the questions. Oh great chemistry, बहुत अच्छा बच्चा। विश्वास करो। फिर मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर लेता हूँ। 30 to 35 क्वेश्चन में से 20+ क्वेश्चन जितने भी बच्चे एग्जाम देते समय मुझे सुनकर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन याद रखना, करंट अफेयर्स के जो यूट्यूब के वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये अगर नहीं देखोगे तो 20 क्वेश्चन में फंस जाओगे। उसी को दिखाने के लिए मैंने आपको ये वाला दिखा दिया है जो आप देख रहे हो, ये जो ऊपर पिंक किया है, लिटरली फंस जाओगे। टीचर सर फर्स्ट टाइम आई स्टार्ट लविंग साइंस एंड टेक आफ्टर 12th। थैंक यू सर, फर्स्ट टाइम खुद से आराम से सॉल्व हरने साइंस टेक के क्वेश्चन। सर आई डिड माय ऑनर्स इन केमिस्ट्री, कल से देख रहे हैं सर। बहुत अच्छे। ये सारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अगर आप नहीं देखोगे तो मैं खुद लिख देता हूँ, मेरे किए धराए पर, मैं लिख देता हूँ मेरे किए धराए पर, है ना, किए धराए पर आप पानी फेर देंगे। जो मेहनत मैंने स्टैटिक में की है उसके साथ जो मैं करंट आपको फिलहाल तो यही जोड़ दे रहा हूं, लेकिन इसके अलावा जो करंट मैंने वाईटी पे पढ़ाया है उसके लिए आप चुपचाप वाईटी सेशन से ही पढ़ लीजिएगा, आप हमारा टाइम भी बचाइएगा और अगले दिन उसका डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो मैंने साफ कह दिया, अगर आप मेरा करंट अफेयर्स नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मेरे किए धराए पर पानी फेर देंगे और मेरे करंट अफेयर्स को आपसे बेहतर तरीके से कोई समझ भी नहीं पाएगा। कोशिश मेरी रहती है कि 0 लेवल से सुना पढ़ाऊं, ताकि जो बच्चा पहली बार सुन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम नंबर है, उस पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं रिगार्डिंग योर डाउट। काफी बच्चे मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट होते हैं, उस पर कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं काफी बच्चों के टेलीग्राम से मैसेज वगैरह देखता हूँ, जो जेन्युइन क्वेरीज होती है ना, उनकी मैं रिप्लाई कर देता हूँ,
ठीक है, जो फालतू मैसेज होते हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले या कुछ फालतू चीजें होती है उनको मैं अवॉइड कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि है ना, नंबर या टेलीग्राम वाला है, या टेलीग्राम का तो है, मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है ना आपको, से मैसेज कर सकते हो आप, क्वेश्चन पूछना है दे देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, टेलीग्राम का नंबर ले लो, टेलीग्राम का नंबर ले लो, उसमें क्या है, टेलीग्राम का नंबर ले क्या, फेसबुक रिक्वेस्ट भेजा हुआ है आपको सर, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप सबको मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा एक्टिव होता हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं कहाँ एक्टिव होता हूँ बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं आप काफी एक्टिव होता हूँ, वहाँ पे मुझसे काफी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, मैंने बताया है। तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मैं काफी एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम मेरा 24 घंटे ऑन रहता है, ठीक है, क्योंकि आज बड़ा कॉमन हो गया। और एक मैं आपको फेसबुक पेज पे हमेशा कनेक्ट रहता हूँ, जो फेसबुक पेज है, प्रोफाइल नहीं पेज पे, इस पे जो बच्चे मैसेज पूछते हैं यहाँ मैं कोशिश करता हूँ फटाफट आंसर दे देता हूँ। तो नहीं है तो इंस्टाग्राम पे रहो ना, इंस्टाग्राम पे तो मैं हूँ ना, इंस्टाग्राम पे यहाँ पे जो मैसेज होते हैं वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। और फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज तो मैं कहता हूँ 16-17 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पे, काफी पहले से फेसबुक पेज मेरा चल रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ नए बच्चों को फिर वहीं पर कनेक्ट जाऊँ, फेसबुक पेज पे रवि ग्रही का होगा एक पेज होगा, और इंस्टाग्राम, ये 2 जगह यहाँ पर आप कर सकते हैं। हाँ तो इंस्टाग्राम पे आप में से काफी बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा, इंस्टाग्राम पे आप कौन सा दिए भी है, ठीक है। देखो कॉलिंग पे इज वेरी डिफिकल्ट, अगर मुझे कॉल करोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं देखो इस टाइम में क्लासेस आएंगे, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, दैट यू नो वरी होता है। कभी कभी क्या होता है ना, यू स्टार्ट टू टेक मी ग्रांटेड, इस रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, खुद को क्या समझ रहे हैं, एक आध बच्चों ने मेरे से दुश्मनी कर ली, सर आप क्या समझते हैं, आप ही बहुत बड़ा पीजी आदमी, हम भी अध्यापक है सर, हम भी बहुत पढ़ाते हैं सर, बच्चे बहुत फॉलोअर है सर, हमें पता ही चला कब कोई मेरा दुश्मन तैयार हो गया। तो प्रॉब्लम ये भी हो जाती है ना, ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभी इस चीजों को बुरा मत मानना कि आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ या कुछ ऐसा है, क्योंकि आपके लिए मैं एक हूँ, पर आपको पता है आप मेरे लिए आप लाखों में हो, लाखों की संख्या में हो, ठीक है, लाखों की संख्या में। सो दैट इज अ पॉइंट, जो होता है कट इट चलेगा, तो थोड़ा सा मैच्योर होकर रहना। चलिए, लिटरली सोशल मीडिया इज वेरी हेक्टिक, मेरे को मतलब, लेकिन अब हम लोग का प्रोफेशन ऐसा है ना कि सोशल मीडिया इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, उस केस में हो जाता है, ठीक है। दैट इज अब जैसे टेलीग्राम है, जैसा अकेडमी वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे हमने बता दिया कि हम कमिंग विद बायोलॉजी क्लासेस, तो आपने खटखट कनेक्ट कर लिया। मैं जैसे भी बोल रहा हूँ 2 दिसंबर को, 2 जनवरी का कनेक्ट विद यू, तो 2 जनवरी को जब मैं कनेक्ट होगा तो मैं आपको कहाँ बनाऊंगा, एक तो मेरा इंस्टा है जहां मैं आपको बताता हूँ, और एक तो टेलीग्राम है जो मेरे साथ है अकेडमी के साथ, वहां पे मैं अपडेट करता हूँ। अगर यहाँ नहीं कनेक्ट होगा तो मैं कैसे बताऊंगा बताओ, तो मजबूरी में तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, प्रियंका सिलेक्शन के बाद सोशल मीडिया पे आना सबसे बेहतरीन चीज है। चलो रिया हुआ को देखो, ये बच्चों ने जो अपना बनाया है प्रोफाइल, ये सब उसके बाद आए हैं सर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम किलिंग प्लेसेस देयर, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्टा और फेसबुक पे 2 जगह जहाँ पे आप कनेक्ट, इधर आइए, रिएक्टर की बात करते हैं। रिएक्टर क्या है, देखो रिएक्टर जो होता है एक तरह के न्यूक्लियर फर्नेस होते हैं, है ना, यहाँ देखो है ना, न्यूक्लियर फर्नेस होते हैं, ये न्यूक्लियर फर्नेस होते हैं। न्यूक्लियर फर्नेस का मतलब होता है नाक की भट्टी होती है, ये क्या होता है, ये नाक की भट्टी होती है, ये नाक की भट्टी होती है। तो रिएक्टर क्या है, रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर फर्नेस। रिएक्टर क्या है, रिएक्टर एक न्यूक्लियर फर्नेस है जिसे हम लोग नाक की भट्टी कहते हैं, ओके, जिसको हम लोग नाक की भट्टी कहते हैं। नाक की भट्टी में होता क्या, जानते हो क्या, मैं बताता हूँ। इसी के अंदर हम लोग न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कराते हैं। न्यूक्लियर फिजन और जो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन चलता है, जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन चलता है, वो एक्चुअल में इन्हीं न्यूक्लियर फर्नेस के अंदर चलता है, इन्हीं रिएक्टर के अंदर चलता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा जब मैं आर्टिफिशियल सन वाला ईटर पढ़ाऊंगा या ईस्ट वाला पढ़ाऊंगा, जिसको मैंने अभी पिन किया है। जब ये वाला पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा ईटर वाला जो यहाँ पे पिन किया है क्या है ये, ओके एवरीवन। तो रिएक्टर क्या होते हैं, इट इज अ न्यूक्लियर फर्नेस वेयर परफॉर्म न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन अ कंट्रोल मैनर, है ना, लिख लीजिएगा, इन अ कंट्रोल मैनर, हिंदी में बताता हूं, ठीक है। रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर फर्नेस, रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर फर्नेस, रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर फर्नेस वेयर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म इन अ कंट्रोल मैनर, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म इन द कंट्रोल मैनर, हिंदी वालों, है ना, लिख लीजिएगा। यह एक नाभिकीय भट्टी है, यह एक नाभिकीय भट्टी है ना, यह एक नाभिकीय भट्टी है जहां जहां नाभिकीय विखंडन तथा संलयन की अभिक्रिया को, है ना, जहां नाभिकीय विखंडन तथा संलयन की अभिक्रिया को नियंत्रित तरीके से कराते हैं, है ना, नियंत्रित तरीके से कराते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्टर पर आइए, टाइप्स ऑफ रिएक्टर, चलिए बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स, है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्टर यानी परमाणु भट्टियों के प्रकार। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि रिएक्टर को परमाणु भट्टी ना कहकर हिंदी माध्यम के बच्चे भी आप रिएक्टर ही यूज करें, ज्यादा बेहतरीन शब्द है, ठीक है, ज्यादा बेहतरीन शब्द है रिएक्टर्स, रिएक्टर। अब देखो टाइप्स ऑफ रिएक्टर में जाते हैं, तो पहले बात करते हैं, पहला रिएक्टर, ठीक है, दूसरा रिएक्टर, है ना, ये 2 रिएक्टर है जो आपको पहले जानने हैं। वन इज द पीएसडब्ल्यूआर, और दूसरा है दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रीडर रिएक्टर। तो पहला है पीएसडब्ल्यूआर रिएक्टर और दूसरा है ब्रीडर रिएक्टर। पीएसडब्ल्यूआर को हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और ब्रीडर रिएक्टर को हम ब्रीडर ही कहते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और दूसरा हो गया ब्रीडर रिएक्टर।
ठीक है, तो लिख लीजिएगा। एक होता है प्रेशराइज, हिंदी में भी यही होता है दोस्त, प्रेशराइज को प्रेशराइज ही लिखा गया, ठीक है। आप बुक पढ़िएगा, आपके पास होगा, है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर ही लिखा गया, और ब्रीडर को हमने ब्रीडर ही लिखा है, ब्रीडर को हमने ब्रीडर ही लिखा है। दिस इज द ब्रीडर एंड दिस इज द प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। So one is a pressurized heavy water reactor and second is a breeder reactor. Okay, the one is pressurized heavy water reactor and second is a breeder reactor. Okay, and second is a breeder reactor. कहाँ गया? एक मिनट कहाँ गया यार? आज जो क्लास है वो 25 दिसंबर नहीं है ना? एक मिनट, ओके फाइन। सो दिस इज हियर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और ब्रीडर रिएक्टर की बात करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा है ना? एक बार जरा कंफर्म कर देना, जस्ट कंफर्म ही। आप मुझे देख रहे हैं? जल्दी बताना, टाइम जा रहा है मेरा। ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट हुआ, सो आई जस्ट टू चेक इट। ओके फाइन, मैं अभी जरा चेक कर रहा था। हेलो, ओके फाइन, आ रहा है फुल एचडी। ओके फाइन, थैंक यू, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्टिंग यू। ओके, सो देखो, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है? ऐसा रिएक्टर जिसके अंदर हैवी वाटर का यूज होता है और अच्छा खासा प्रेशर यूज होता है। कहने का मतलब ये है कि आप, है ना, कहने का मतलब है कि जिस रिएक्टर में हैवी वाटर का यूज करते हैं और अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो उसको हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि साइंस टेक में पता है काफी नाम जो है वो फीचर के बेस पे ही रखे गए हैं। तो सीधा कहने का मतलब है कि ऐसा रिएक्टर, ठीक है, ऐसा रिएक्टर जिसमें हैवी वाटर का यूज किया था और अच्छा खासा प्रेशर यूज किया था, उसको हम कहते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ओके, ये ध्यान रखना। पता है भारत में जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी हमने ली है, ये टेक्नोलॉजी जो हमने ली है इसको बोला जाता है कैन डू टेक्नोलॉजी। समझिए, कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बोल रहा हूं, इसे कैन डू टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर भारत में पहली बार लगा था, वो टेक्नोलॉजी कनाडा ने ही विकसित किया था। वो अलग बात है कि भारत में जो पहला हैवी वाटर रिएक्टर लगा, जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर लगा, वो पहला रिएक्टर लगाया तारापुर में गया था। तारापुर बोला तो महाराष्ट्र में लगाया गया था, ठीक है। और वो जो रिएक्टर था एक प्रोटोटाइप रिएक्टर था, एक प्रोटोटाइप छोड़ो, से यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, प्रोटोटाइप हम फास्ट रिएक्टर में यूज करेंगे। तारापुर में सबसे पहले लगाया गया विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यानी भारत में जो पहला रिएक्टर लगा, फिर मैं यहाँ पे ध्यान देना, आप सब मुझे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कि भारत में जो पहली बार रिएक्टर लगाया गया था वो PHWR था। समझ में आ गई बात? जल्दी बोलो, समझ में आ गई बात? ठीक है, PHWR जो था इसमें था क्या? PHWR जो पहला रिएक्टर था इसमें ये था दोस्त कि ये ऐसा रिएक्टर था जिसमें हैवी वाटर का यूज किया गया था और इस रिएक्टर के अंदर अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन किया जा रहा था। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात समझना, जो भारत ने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पहली बार भारत में लगाया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए, वो एक्चुअल में कनाडा की टेक्नोलॉजी है जो कनाडा में विकसित हुई थी। इसलिए हम कहते हैं इंडिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है शुरुआत में वो कैन डू टेक्नोलॉजी थी, है ना। जिस साल इंडिया ने कनाडा की वो टेक्नोलॉजी यूज की अपने इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उसी समय अर्जेंटीना ने भी यूज किया था, ठीक है। उसकी बात जरूरत नहीं है। अब हम बता रहे हैं कि पहला प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर भारत में सेटअप कहां हुआ? तारापुर में। और जो तारापुर में पहली बार प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर सेटअप हुआ वो यूनाइटेड किंगडम की मदद से हुआ, एक बात और समझना यहाँ पे, ओके। टेक्निकल नाम है इसका PHWR, ध्यान देना, फिर मैं बता रहा हूं, टेक्निकल नाम है इस रिएक्टर का PHWR, लेकिन इसका लोकल नाम जो था, इसका जो लोकल नेम था वो था अप्सरा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी थी यहां पर, क्योंकि ये भारत का इतिहास है। ओके, ये भारत का इतिहास है। आप लोग कहते हैं ना भारत का पहला रिएक्टर जो लगा था उसका नाम अप्सरा था। अरे दोस्त, अप्सरा एक लोकल नाम है, टेक्निकल नाम PHWR है।
नाइस नेम। अच्छा अच्छा, शुरुआत में जो नाम थे वो ऐसे ही थे, अप्सरा थे, कामिनी था, पूर्णिमा था, जल्लीना था, पूर्णिमा 1 था, पूर्णिमा 1 2 था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एग्जामिनेशन पैटर्न अब इस तरह के नाम जरूरी नहीं है। लेकिन अप्सरा जो है वो भारत का इतिहास है, इसलिए जब आप कोई किताब उताब पढ़ते तो ऐसा मिल सकता है कि भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा लगाया गया जो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित है, ऐसे कुछ। तो याद रखना, शुरुआत में लोकल नाम ऐसे रखे जाते थे, बाद में हम लोगों ने इस तरह के व्यवहारिक और लोकल नाम रखने छोड़ दिए। अब हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर, इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द एवरीथिंग जो मुझे समझाना था, ध्यान रखिएगा। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर आप सब समझ गए ना कि भारत में पहला रिएक्टर जो लगा था प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर था। भारत में पहली बार जो, ये सब कुछ फैक्चुअल डेटा है, ये दीज आर द फैक्ट्स है, इसमें कांसेप्ट्स नहीं है। कांसेप्ट यही है कि ऐसा रिएक्टर था जिसमें हैवी वाटर का यूज करते थे और अच्छा प्रेशर में। अब हैवी वाटर का क्या क्या यूज होता है, पीछे हमने मॉडरेटर कूलेंट सब में देख लिया। ओके, पीछे हमने मॉडरेटर कूलेंट सब में देख लिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। अब आते हैं ब्रीडर रिएक्टर क्या। सुनिएगा, ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। देखिए ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, थोड़ी सी अपनी तारीफ कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर लूं, बुरा नहीं मानोगे तुम लोग? कोई बोल ही नहीं रहा सर, कर लो थोड़ा। हम लोग तो सर ऐसे ही करते रहते हैं, झूठ में ही सर, है ना। तो हम भी यार, हम भी थोड़ा अपना तारीफ कर लें, तो थंबनेल दो, बुरा ना मानो, हम कर लें। करो, मजा आएगा सर। तुम लोग छोटे छोटे से मेरे प्यारे प्यारे क्यूट भाई बहन तुम लोग है कि नहीं, क्या होता मैं कर लिया था। ठीक है, डन हो गया। 77 बच्चों ने बोला सर कर लो। अच्छा ठीक है, 2-3 बच्चे बुरा मत होना। ठीक है, क्या बोल लोगे अपने मुंह में डुडू बनता है, बेवकूफ कहीं, है ना। बस सोच लेगा, मुझे पता है काफी बच्चा बोलेगा, चलो भाई बोल लो। लेकिन हाँ, जो मैं तारीफ कर रहा हूँ ना, उसमें आंसर है किसका, ब्रीडर रिएक्टर का। ठीक है, तो समझो जरा, मेरे खुद ज्यादा टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं है। चलो, ब्रीडर रिएक्टर असल में होता क्या है, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग पहले दिन मेरी क्लास में थे, मैं तो क्वेश्चन पेपर पर दिखा रहा था, ये जो क्वेश्चन पेपर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो यूपीएससी वाले, बाप रे बाप, है ना, कितना बड़ा नाम है यूपीएससी वाला। ये क्वेश्चन पेपर तुम सॉल्व कर रहे हो, इसमें अगर ये क्वेश्चन पेपर तुम पहले देखते मेरे पढ़ाने के पहले, तो कितने क्वेश्चन ऐसे तुमको लग रहे थे तुम सॉल्व कर लेते? सच बता, आंसर मैं कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, 0। बहुत बढ़िया अनी, आई एम सो हैप्पी बच्चा, तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो। मेरे को ऐसे ही बच्चे चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे को ऐसे ही बच्चे चाहिए जो बिल्कुल जानते हैं कि सर कोई नहीं, हम एकदम 0 हैं, आप हमको समझो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यही सबसे अच्छा आंसर भी होता है, 0, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। मुझे ऐसे ही बच्चे अच्छे लगे हैं प्रभात, क्यों एकदम जमीन पे आ जाते हैं। जितना झुकोगे उतना सीखोगे। सुना ना, पेड़ जितना ही झुका होता है उतना ही ज्यादा सुरक्षित होता है, उतना ही ज्यादा सीखता है, उतना ही ज्यादा ऊपर जाता है। ठीक है, और आधी दुकान में बच जाता है। ये सब मैसेजेस होते हैं। आप एकदम सही है। ठीक है, गलती से 1-2 बन जाते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग मेरे पढ़ाने के पहले 0 नंबर पर स्टैंड कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यही बोल रहे हो कि आप लोग मेरी क्लास के पहले अगर इन पेपर को देख रहे होते, तो यहाँ तो हमको सबसे बड़ी बात, सबसे शॉकिंग को लगा, कुछ बच्चे 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट उनको अभी तक इन क्वेश्चंस की नजर नहीं गई, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। और आज देखिए, अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, ओनली इन 7 डेज। मेरे ख्याल से 6वां या 7वां दिन है मेरा। ओके, बताओ, अमृता भी कह रही है, देखो 2 से 3 साल हो गया सर, और किसी ने भी मुझे ये चीजें नहीं दिखाई। वही तो मुझे भी समझ नहीं आता कि साइंस एंड टेक में फिर पढ़ाया क्या जाता है, हम भी जानना चाहते हैं। वही हमको लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई कबूतर का नाम तुम पढ़ रहे हो, उसका किडनी निकाल रहे हो तुम। देखिए प्रभात, सबके साथ यही हालत है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा तारीफ करके हम ब्रीडर आपको समझाते हैं। देखिए, आप लोग 0 पर खड़े थे, बहुत बढ़िया, 1-2 और कर ले रहे थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन से। अब मेरी वजह से क्या है, अब यू टेल मी व्हाट अबाउट बिकॉज ऑफ मी। अब आपको क्या लगता है, इसका आंसर हमको चाहिए, फिर हम आपको ब्रीडर बोल देते हैं, तुरंत समझ जाएगा। सैटेलाइट में भी तुम लोग क्या पढ़े हो ना, वो हम तुमको बताते हैं। अब कितना क्वेश्चन कर लोगे? इफेक्टिवली बढ़ गई। अच्छा, दिमाग खुल रहा है। अच्छा, नाउ इन एवरेज पोजीशन, मतलब नीचे से एवरेज पे आ गए हो। अच्छा, कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, जितना पढ़े हैं उतना बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा आंसर है। जितना पढ़ा उससे लग गया सर, इससे अब हम बना लेंगे। आपसे पढ़ते हैं तो 10 साइंस टेक से 5 से 10 बन गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन समझ भी आते हैं और सभी बनते हैं। बहुत बढ़िया, तरीका पता चल रहा है, बहुत नॉलेज आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, पीकेयू बन रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरे को ऐसा लगा कि पहली बार अच्छी प्लेस पे आई हूँ। अच्छा, आने क्या नहीं होता, है अच्छी प्लेस, मतलब मैं कहता ही हूँ अच्छे लोग अच्छी प्लेस। अच्छा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, यू मेड मी फॉल इन लव विद द साइंस सर। ओह वाओ, स्टैटिक का इंपॉर्टेंस पता चला पहली बार। अच्छा, रॉकेट बन रहे हैं अब। अच्छा, धीरे धीरे सारे बन जाएंगे। अच्छा, टीचर सर, अच्छा ये क्या होता है, क्वेश्चन एनालिसिस भी कर पाते हैं साइंस टेक का। अच्छा, हा 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 हा, पहले तो टीपीएच लगता, पर अब आपसे पढ़ के समझ आने लगा। राहुल प्लस 111 ब्लड में जा रहा है साइंस एंड टेक, खुद में बिलीव हो रहा है। लॉल, लॉल मतलब कुछ होगा, एलओएल लाल हो गया होगा चेहरा और इसका। फिजिक्स से बोर्ड हो गई थी, बट यू मेड इट इंटरेस्टिंग। अब आगे का हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ होगा। साइंस एंड टेक के कम अटेम्प्ट कर रहा था, लॉट्स ऑफ लर्निंग, हा हा हा, लॉट्स ऑफ। ओके, एलओएल का मतलब लास्ट ऑफ लर्निंग। अच्छा, एक मिनट,
अब हमने अपनी तारीफ तुम लोगों से बुलवाई है, ठीक है। अब क्लास की टाइमिंग भी हो रही है, लेकिन लगे हाथों ब्रेडर हम बता देते। देखो ऐसा है कि मेरी वजह से अब लोगों को क्वेश्चन बना हो ना बना हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो क्या हुई है? विश्वास। और दूसरी चीज क्या हुई है? प्यार, मुझसे भी और मेरे विषय से भी, जो मैं आपको पढ़ाने आया हूं। और ये विश्वास जो आपको हुआ है, इस विषय में भी कुछ किया जा सकता है। और प्यार जो इस मेरे साथ और प्लस इस विषय के साथ हुआ है कि यार एक अच्छा बंदा मिल रहा है जो पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर, और ये जो मिला है ना, यही आपको क्वेश्चन कराने वाला है आउट ऑफ 15 में से करीब करीब 10 क्वेश्चन। बहुत ज्यादा हम बोलते नहीं, बहुत ज्यादा हम फेंकते नहीं है, ठीक है। तो ये प्यार और जो विश्वास है 10 हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ मी, ठीक है। तुम लोग ही बोले हो सब, हमसे तुम्हारी बात को दोहराए हैं, ठीक है। तो सीधा कहने का मतलब है दोस्त, मैं आपकी लाइफ में एक ब्रीडर रिएक्टर की तरह काम कर रहा हूं। जरा पॉइंट को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हंसी मजाक। आई एम वर्किंग इन योर लाइफ एज अ ब्रीडर रिएक्टर, यानी कहने का अभिप्राय है कि आप की जो भी ऊर्जा रही हो, आपकी जो भी एफिशिएंसी रही हो, आप जो भी सीख कर आए हो, लेकिन बिकॉज ऑफ मी नाउ योर एबिलिटीज टू एनहांस द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो रिएक्टर जिसकी वजह से किसी ईंधन की ऊर्जा जनित करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो रिएक्टर वहां पर ब्रीडर रिएक्टर होता है। तो आपकी लाइफ में मैं और ऐसे जितने भी टीचर जिसकी वजह से आपकी क्षमता बढ़ गई हो और ज्यादा क्वेश्चन करने की, सब्जेक्ट को बढ़िया समझने की। और एक बात फिर मैं कहता हूं, अच्छा बोलना, अच्छा पढ़ाना ही सिर्फ मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो काम का है या बकवास है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं या बकवास है, ठीक है। दैट इज, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बोला था कि दोस्त जो पीपल आर प्रिपेयरिंग दिस द रिलेवेंट आर रिलेटिव। बहुत लोग अच्छा टीचर इसलिए भी हैं, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, लेकिन कंटेंट पार्ट इज मिसिंग। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपका अच्छा बोल ले पढ़ा ले, वो मैटर नहीं करता, उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इट इज रिलेवेंट और नॉट, ठीक है। चलिए अब मैं ये बता रहा हूं कि कहने का अभिप्राय है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीधी सीधी बात, वो रिएक्टर लिख लीजिए, दोज रिएक्टर वेयर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल एनहांस फॉर पावर जनरेशन इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। लिखिएगा, दोज रिएक्टर वेयर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल एनहांस फॉर पावर जनरेशन, दोज रिएक्टर वेयर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल एनहांस फॉर पावर जनरेशन इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। वह रिएक्टर जहां ईंधन की ऊर्जा जनित करने की क्षमता बढ़ जाती है, वह रिएक्टर लिखेगा, वह रिएक्टर जहां ईंधन की ऊर्जा जनित करने की क्षमता बढ़ जाती है, वह रिएक्टर जहां ईंधन की ऊर्जा जनित करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, उसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। प्रियंका बजा तुम लिखो, दोस रिएक्टर वेयर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल एनहांस फॉर पावर जनरेशन, दोस रिएक्टर वेयर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल एनहांस फॉर पावर जनरेशन, so those reactor where efficiency of fuel enhanced for power generation is called breeder reactor is called breeder reactor। तो जिस रिएक्टर में फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है पावर है ना जनरेशन करने की, जैसे आप लोगों को देखो, अच्छी बात बताओ, हम लोग बचपन से, जब बचपन में क्या थे हम लोग के, जब मम्मा पापा थे, आप खुद बताओ, अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, चाहते थे कि नहीं चाहते थे, अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए। आज भी आप लोग अच्छा टीचर ढूंढते कि नहीं ढूंढते? ये कहीं ना कहीं अच्छा टीचर, अच्छा स्कूल आपकी लाइफ में ब्रीडर रिएक्टर होता है, और ये सही भी है। अभी जब माँ बाप बनेंगे तो आप भी यही काम करेंगे, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर मैंने आपको ब्रीडर रिएक्टर बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। ब्रीडर रिएक्टर पे अभी और भी बातें करनी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीडर रिएक्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीडर रिएक्टर, लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीडर रिएक्टर। एक जिसको हम कहते हैं एफबीआर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और दूसरे जिसको हम कहते हैं टीबीआर थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। तो वन इज कॉल्ड द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वन इज कॉल्ड एज अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ओके, वन इज कॉल्ड एज अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ओके, और टीबीआर को कहते हैं दिस कॉल्ड एज अ थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। तो वन इज अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड सेकंड इज अ थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थर्मल ब्रीडर रिएक्टर, पता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग ईयर। ये क्वेश्चन 19-20 में भी आया हुआ आपके मेंस के पेपर में, और ये मेंस पेपर में एक बार नहीं आया, अगर आप पिछले 10 साल का पेपर लगा लो तो 3 बार ये मेंस में आ चुका है, और आगे का 10 साल का पेपर जो है ना उसमें भी 3 बार भी और आएगा, क्योंकि भारत का भविष्य है ये, इंडिया फ्यूचर है ये, इंडिया इसके साथ कुछ टारगेट कर रहा है, और ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, ये आपको मैं आगे समझाऊंगा, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये पेपर रिमेंबर, ओके, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये पेपर रिमेंबर। तो दोस्त आज का पार्ट हो गया, ठीक है, आज का पार्ट हो गया, आज काफी कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना। ठीक, आज कितने बच्चे हो जिन्होंने मुझे सुना है? ये मुझे अभी भी इस पे मोबाइल फोन पे भी मतलब पता नहीं चलता है ना, जस्ट चेकिंग की पता चल जाएगा इसमें कुछ। ओके एवरीवन, अच्छा कल हम लोग, अभी कल की बात क्या करेंगे, टुमारो विल गो इनटू द डिस्कशन ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर। अच्छा एक बात और लास्ट में बात कर लें, जो बायोलॉजी की क्लास है, जिसके बारे में आपसे कह रहा था, नो सर बट अनअकैडमी टीम बता सकते हैं आप कितने लाइव थे सर? अच्छा ठीक है, वो सब ठीक है, टाइम का पता ही नहीं चला, थैंक यू सर, ओके फाइन। 2 जनवरी से आई विल स्टार्ट, जो मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहा है,
लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जो मैंने बोला है 2 जनवरी से हम लोग 5000 का टारगेट बना के चलेंगे, जो बहुत जरूरी। असल में क्या होता है मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, अनअकैडमी पे कुछ रूल्स हैं, समझ गया ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1000 और 5000। ठीक है, अगर आप 5000 हो गए तो मैं अपनी क्लासेस को ना बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, जो मुझे स्पेशल क्लासेस के ड्यूरेशन दिए गए हैं सिर्फ 10 घंटे दिए गए हैं, आप समझ गए ना। आप 10 घंटे मतलब क्या होता है, 2-2 घंटे ही 5 क्लास में खत्म हो जाता है। अगर मेरे को आप वहां स्टूडेंट ज्यादा रहोगे तो आई कैन रिक्वेस्ट देम फॉर द 30 आवर्स एटलीस्ट, कि अगर एक महीने में आप मुझे 10 घंटे की क्लास देते तो मैं आपको 30 घंटे की क्लास दे रहा हूँ, बच्चों की डिमांड है। ठीक है, स्पेशल में तो मैं कह सकता हूँ बच्चों की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है स्पेशल क्लासेस में, तो मैं वहां पर और भी नंबर ऑफ क्लासेस उनसे ले सकता हूँ, ऑफिशियली ले सकता हूँ, और मैं कोई भी काम अनऑफिशियल नहीं करना चाहता। अब आप समझ चुके होंगे व्हाई आई एम टेलिंग यू। आई एस देवासी, जितना भी हो जाएगा बायोलॉजी में आपका फरवरी में उससे काम हो जाएगा, आप जो यूसी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो बायोलॉजी वाला है ना, इसमें 5000 आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस, बैंक पीओ, एसएससी सब कुछ कवर हो जाएगा, सीडीएस, एनडीए वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा, यूजीसी नेट वाला वो भी कवर हो जाएगा। तो इस बारे में बता दीजिएगा, और जो बच्चा आ रहा है उसको पहला लेक्चर दिखा दीजिएगा जो मैंने कल ले लिया था, ठीक है। और 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे। अब वो टाइम 8 बजे से होगा या 9 बजे से होगा वो हम देख लेंगे, ओके, इन दैट डे ऑफ 2nd 3rd। थोड़ा बहुत टाइम को मैं फ्लक्चुएट करूंगा। हाँ, एक लेक्चर हो गया, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अब मैं यहाँ से चल सकता हूँ, शुड आई लीव राइट नाउ, क्योंकि मेरा टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा। ओके, बाय।